हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जे इलेक्ट्रिकल का। ये जो सभी प्रश्न हैं आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, जो 150 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले, ये सेम एज इट इज 25 नवंबर 2019 को यूपीपीसीएल जे के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये हमारा एक नया सेशन है। ये सेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, इसलिए आप इस सेशन को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि ये 150 क्वेश्चंस को हम लोग एक ही सेशन में हम लोग कवर करने का ट्राई कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सेशन थोड़ा सा क्विक और फास्ट वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है हमारी सुपर एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू शुरू है, बट इस तरीके से आपके एक सेशन में आपके ये 150 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, हम लोग क्विकली सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करेंगे। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल जे के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आपको इससे पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस भी करने वाला हूँ सेशन में। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो लोग नए होंगे, जो स्टूडेंट्स नए होंगे, उनको मैं यूपीपीसीएल जे का एग्जामिनेशन पैटर्न रिवाइज कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं आपके 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, कंप्लीट टाइमिंग कितना रहता है? 3 इयर्स का टाइमिंग रहता है, कोई इसमें सेक्शनल लॉकिंग नहीं रहता है। 150 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल के 150 मार्क्स के लिए मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस 20, रीजनिंग 20 और हिंदी 10। इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए रहते हैं। अगर आप करेक्ट करके आते हैं तो +1 मार्क्स मिलता है, अगर आप रॉन्ग करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये सेम एज इट इज 27 नवंबर 2019 का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, हमने 150 क्वेश्चन जो है एज इट इज कंप्लीटली डिस्कस किए हमारे चैनल पे। ये ऑलरेडी सेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। इसी तरीके से आपका जो रिस्पांस था हमें मिला, जिस तरीके से 25 नवंबर का भी हमें पेपर चाहिए करके, इसलिए हमें इस सेशन में 150 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाला। ठीक है, जो कि आपको 25 नवंबर 2019 को पूछे गए थे। ये अगर आपने सेशन नहीं देखा होगा तो इसकी भी लिंक यहाँ पे आई बटन पे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको भी जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो नया चैनल है कोचिफाई नॉन टेक्निकल चैनल, उस पर हमने आपके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक कंप्लीट नॉन टेक्निकल का एक मैराथन सेशन अपलोड करा दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए, यूपीपीसीएल जे का आपको मैं यहाँ पे देख सकते होंगे एग्जामिनेशन पैटर्न में जनरल अवेयरनेस के 20 रहते हैं, रीजनिंग के 20 और हिंदी के 10 क्वेश्चन। इस तरीके से जो 50 मार्क्स ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ध्यान में रखिएगा, अगर आप टेक्निकल ही करते रहोगे तो आपको जो ये इसमें से आपको मार्क्स कवर करने होंगे तो ये आप के छूट जाएगा। और सिलेक्शन इसी बेसिस पे होता है कि जो रिमेनिंग नॉन टेक्निकल का पोर्शन रहता है, आप जितना स्ट्रांग रखोगे उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक मैराथन क्लास अपलोड करते हैं, इसमें सारे कंप्लीट नॉन टेक्निकल रीजनिंग के 20 मार्क्स के लिए जो पूछे जाते हैं, हमने उस पैटर्न में ध्यान में रखते हैं एक नॉन टेक्निकल सेशन आपको ऑलरेडी अपलोड करा दिया है हमारे नए चैनल कोचिफाई पे। इसके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, और साथ साथ आपको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है वो। ठीक है, ये तो हो गया आपकी बात 20 मार्क्स के क्वेश्चंस की। ठीक है, ओके। अब आपको पता है 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले करता है। इसके लिए आपको पता है सुपर एमसीक्यू सीरीज जनरल अवेयरनेस की ऑलरेडी शुरू है हमारे चैनल कोचिफाई पे, और हमने एक 50+ क्वेश्चंस का एक जनरल अवेयरनेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पावरफुल क्वेश्चन बैंक का सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया चैनल पर। ये जाके देखिएगा, इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जो भी आपको जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं उसका एक कंप्लीट 50+ क्वेश्चंस का, और उसके साथ में स्लाइड्स के साथ कॉन्सेप्ट्स है, ये ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, इसको भी जाके देखना होगा। और नेक्स्ट है आपको हिंदी का, जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, इसका भी सेशन एक इंपॉर्टेंट सेशन है हिंदी का, जो आपको एग्जामिनेशन से पहले देखना होगा। ये भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने अपलोड करा दिया, जाके देखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते। और आपको मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स नए होंगे मैं आपको बता देता हूँ, यूपीपीसीएल जे के लिए हमने एक सीरीज शुरू की थी, सुपर एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेते हुए अभी तक 16 सेशंस हो चुके हैं, और हमारा एक एक्स्ट्रा सेशन, दैट मीन्स ये जो है हमारा यूपीपीसीएल जे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ये भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें इसमें मिला है। ठीक है, ये सीरीज़ अगर आपने इसमें से कोई भी सेशन आपने मिस कर दिया होगा, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जनरेशन एंड टर्म्स से रिलेटेड, मशीन्स, पावर सिस्टम, पीएलसी, मटेरियल्स है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, मैग्नेटिक सर्किट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सारे सेशंस ऑलरेडी हमने हमारे इलेक्ट्रिकल के चैनल पे अपलोड करा दिए। ये अगर आपने इसमें से कोई भी मिस किया होगा तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ये जो सेशन है थोड़ा सा क्विक रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों को 150 क्वेश्चंस एक ही सेशन में डिस्कस करने हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज टर्म्ड एज। ठीक है, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं 1 लक्स।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और लक्स क्या है कि हमारा ये एक यूनिट है, ऐसा यूनिट है जो डिराइव किया गया है इल्यूमिनेंस और ल्यूमिनस इमिटेंस, दैट मीन्स जो हमारा ल्यूमिनेक्स फ्लक्स पर यूनिट एरिया मेजर करता है वो है हमारा 1 लक्स। ओके, और 1 लक्स विल बी इक्वल्स टू 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, ये यूनिट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए एक काफ़ी आपको आने वाले एग्जामिनेशन में, इस साल के एग्जामिनेशन में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100%। ध्यान में रखिएगा, इल्यूमिनेशंस का यूनिट क्या है, लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, कैंडेला, ल्यूमिनांस का जो यूनिट है वो है कैंडेला पर स्क्वायर मीटर, लाइट का यूनिट है ल्यूमेंस पर आर, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमेंस। ओके, ये यूनिट आपको एक टेबल ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ में यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने जो इल्यूमिनेशन का एक सेशन लिया था इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में, एक थ्योरी प्लस एमसीक्यूज का एक सेशन था, हमने स्पेशली एसएससी जेईई के लिए बना था, बट सेम आपको यहाँ पे भी काम में आने वाला है। ये सेशन को आपको जाके देखना होगा, इसको मिस मत करिएगा, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आने वाला है। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स यूनिट क्या है, सिम्बॉल क्या है उसका, ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सेम, इसमें जो भी आपको लेफ्ट आउट होंगे ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टेबल में मेंशन कर दिया। ये चार्ट आपको एग्जामिनेशन से पहले ध्यान से पढ़ के जाना होगा। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल डिवाइसेज इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट बाय रैपिडली इंटरप्टिंग डेंजरस कॉन्टैक्ट वोल्टेजेस दैट मे बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ ग्राउंड फॉल्ट, इनसफिशिएंट इंसुलेशन फेलियर और मिस यूज एंड सैबोटेज। इसमें से आपका कौन सा ऐसा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का डिवाइस है जो आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एक्सीडेंट बाय रैपिडली इंटरप्टिंग डेंजरस कॉन्टैक्ट वोल्टेजेस? तो उसके लिए हम लोग ELCB का यूज़ करते हैं। ELCB का फुल फॉर्म क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये एक अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है जो कि एक सेफ्टी डिवाइस है, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में यूज़ करते हैं, जो कि हमारा हाई अर्थ इम्पिडेंस को प्रोवाइड, दैट मीन्स ये हमारा हाई अर्थ इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है सो दैट हमें शॉक नहीं लगे। ठीक है, ये जो इनसफिशिएंट इंसुलेशन और फॉल्ट्स के कारण जो इंसुलेशन फेलियर्स भी होता है या फिर मिसयूज होता है, तो उसके कारण जो डेंजरस कॉन्टैक्ट वोल्टेज रहते हैं उसको हमें प्रोटेक्ट कर रहा था ये ELCB। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द पिच फैक्टर फॉर वाइंडिंग, जिसमें हमें सबसे पहले तो पिच फैक्टर फाइंड आउट करना है और कुछ वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ये भी हमने एक अल्टरनेटर का सेशन था, इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी आपको। पिच फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, 36 स्टेटस स्लॉट्स है, हमारे पास 4 पोल है और कॉइल स्पैन है 1 to 8। तो आपको पिच फैक्टर nth हार्मोनिक्स के लिए पता होना चाहिए, ये है हमारा Kc इज टू कॉस ऑफ n अल्फा बाय 2। ठीक है, अल्फा क्या है, हमारा शॉर्ट पिच एंगल है। इट इज़ अ शॉर्ट पिच एंगल। तो टोटल स्लॉट्स कितने हैं, 36 है, और नंबर ऑफ पोल्स कितने, 4 है। तो कॉइल स्पैन कितना है, 1 to 8 है, दैट मीन्स 1 to 8 है तो एक शॉर्ट होगा उससे, तो 8 - 1 होगा, दैट मीन्स ये 7 स्लॉट्स होंगे। ठीक है, समझ गए आप। कॉइल स्पैन अगर 8 है, 1 to 8 है, तो इसमें कितने रहेंगे, 7 स्लॉट्स रहेंगे। ठीक है, तो स्लॉट्स पर पोल कितना हो जाएगा, 36/4, स्लॉट्स पर पोल कितना हो जाएगा, 9। ओके, और नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स कितने रहेंगे, ये स्लॉट्स पर पोल तो 9 हो गए, बट हमारे पास शॉर्ट पिच है 7 से, तो -7 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 स्लॉट्स है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2/9। ओके, इस केस में हमारा अल्फा कितना आ जाएगा, 40 डिग्री का। ठीक है, ये हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंड दैट मीन्स हार्मोनिक्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो cos ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 2, cos ऑफ 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, cos ऑफ 20 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आपको फर्दर कैलकुलेट नहीं करना है, ऑप्शन ए ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हमें पिच फैक्टर का वैल्यू पता चल गया जिसका हम लोग कहते हैं Kc। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द केस ऑफ अल्टरनेटर कूलिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर इज पास्ड थ्रू सब स्लॉट विच आर जस्ट बिलो मेन स्लॉट, सच टाइप ऑफ कूलिंग इज नोन एज। एक अल्टरनेटर के अंदर जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर रहती है हम लोग पास ऑन करते हैं सब स्लॉट से, ठीक है, जो कि मेन स्लॉट से अंदर ही रहता है। ठीक है, तो उस कूलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल वेंटिलेशन। एक्सियल वेंटिलेशन, ये जो एक्सियल रहता है, हमारा एक्सिस रहता है, ठीक है, ठीक है, इसके थ्रू जो वेंटिलेशन करते हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल वेंटिलेशन। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, और रेडियल वेंटिलेशन भी रहता है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल और इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल। ठीक है, ये एक्सिस हो गया इसका, इसीलिए हम लोग स्लॉट के थ्रू, हम लोग स्लॉट्स तो आपको पता है मशीन के अंदर इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो इस स्लॉट के थ्रू अगर हम लोग एयर पास कर रहे हैं, कॉम्प्रेस्ड एयर पास कर रहे हैं इसको कूलिंग के लिए, तो ये क्या कौन सी वेंटिलेशन हो गया, एक्सियल वेंटिलेशन। अगर ये सर्कुलर रहता है तो रेडियल रहता था इसका। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
Next question is question number 5. An hydroelectric generating station is supplied from a reservoir of capacity of 6 million meter cube at a head of 170 meter. Determine the potential energy stored in the water. हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर की गई है वाटर के अंदर, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया था। ये थोड़ा सा फिजिक्स में जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, मेनली। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, ओके। और आपको जी और पोटेंशियल एनर्जी किससे हम लोग डिफाइन करते हैं, इज इक्वल्स टू क्या होता है एम जी इंटू एच। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। इसमें एम क्या हो गया हमारा, ये मास हो गया, ओके। जी हो गया हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच हो गई हमारी हाइट, ओके। यहाँ पे रिजर्वायर कैपेसिटी कितना है, वी, वो है हमारा 6 इंटू 10⁶, ठीक है, मिलियन है, 6 मिलियन मीटर क्यूब, ये हम लोग इसको लिख लेते हैं। वाटर का हेड कितना है, 170 मीटर का है, ओके। और हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है वो आपको पता होना चाहिए, 997 kg पर मीटर क्यूब का, ठीक है। इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर आप एक्यूरेटली सॉल्व कर पाते हो तभी आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा। अगर आपको नहीं आते तो गेस वर्किंग नहीं करना है आपको, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी कितना है हमारा, 997 kg पर मीटर क्यूब। और जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास सारे फॉर्मूलाज इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा। ई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, डी इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इंटू 170। डी दैट मीन्स डेंसिटी कितना हो जाएगा हमारा, 997 इंटू 6 इंटू 10⁻6 इंटू 9.8 इंटू 170। इट विल बी इक्वल्स टू 9.66 इंटू 10⁻11 जूल्स, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10⁻12 जूल्स, ओके, अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, विच इज 10⁻12 जूल ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी जो वाटर के अंदर स्टोर की जाएगी, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रिस्पेक्ट टू द डैम्पिंग सिस्टम इन इंस्ट्रूमेंट्स चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको पता है हम लोग डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इट शुड ऑलवेज अपोज द एक्टिवेटिंग टॉर्क, यही हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी डैम्पिंग सिस्टम शुड बी प्रोड्यूस डैम्पिंग टॉर्क ओनली व्हेन पोजीशन इज इन मोशन, करेक्ट है। ये स्टेडी होना चाहिए जब हमारा मोशन में है, इस तरीके से अगर ये ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। जब मोशन में तभी इसको काम में तभी ये हमारा वर्क करना चाहिए, करेक्ट है। डैम्पिंग टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पॉइंटर बट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग करंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मस्ट नॉट अफेक्ट द कंट्रोलिंग टॉर्क, करेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये कंट्रोलिंग टॉर्क को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इट शुड ऑलवेज अपोज द एक्टिवेटिंग टॉर्क, नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको पता ही होगा कि मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूँ, 3 तरीके के टॉर्क होते हैं। पहला तो होता है सबसे पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है। फिर कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, उसको एक पोजीशन पे से स्टेडी लाता है, ठीक है, ऑसिलेट होता रहता है। फिर हमारे पास डैम्पिंग टॉर्क आता है, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है एक फाइनल पोजीशन पे आता है, ठीक है। तीनों भी टॉर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ हाई टेम्परेचर विद अ पुअर कंडीशन इन अ डस्टी डर्टी कोरोसिव एटमॉस्फेयर एंड विथस्टैंड शॉक एंड वाइब्रेशन। इसमें से कौन सा डिवाइस सिस्टम है जो कैपेबल है ऑपरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर में, पुअर कंडीशंस में, जैसे कि डस्टी है और डर्टी कोरोसिव वेदर कंडीशन है, ठीक है, और वो हमारे शॉक और वाइब्रेशंस को भी विथस्टैंड कर सकता है। तो वो है हमारा पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसके ऊपर आपके रिक्वेस्ट से हमने एक सेशन बनाया था पीएलसी के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन है, सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की है। ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Which of the following standard has to be followed for drawing an electrical installation plan? इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लान को ड्रॉ करने के लिए कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमें रिक्वायर्ड रहता है? देखिए, आईएस कोड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इसके लिए। अगर आप कोई भी जगह इंस्टॉलेशन प्ले करें तो कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि आपको कितने डायमीटर का आपको कंडक्टर यूज़ करना है, आपको हाइट, फ़ैन की हाइट कितनी होनी चाहिए,
आपके लाइट्स की हाइट कितनी चाहिए, कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होने, कितना वैटेज होना, ये सारी चीज़ें हमारा आईएएस डिसाइड करता है कि कितना एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको ड्राइंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लान के लिए तो कौन सा आईएएस कोड लगता है, तो उसमें 375-1951 आपको ये आईएएस कोड की ज़रूरत रहती है। ये सारे आईएएस कोड और इसका जो पर्पज़ है ऑलरेडी मैंने एक टेबल के अंदर इंक्लूड कर दिया। बट आपको मैंने कुछ ही दिन पहले टेलीग्राम पे बताया था कि आपको आईएएस कोड का सेशन चाहिए पीडीएफ, तो आप लोगों ने हमें पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट की थी। ये तो ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैंने ऑलरेडी पिन करके रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आईएएस कोड का आपको डेफिनेटली देख के जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, क्योंकि यूपीपीसीएलजे में हर क्वेश्चन में आईएएस कोड पूछा गया था। तो वो अगर आपने पीडीएफ नहीं देखा हुआ तो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम कोचिफ_ऑफिशियल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को ज्वाइन करके रख दिए, आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये क्या पे ऑलरेडी मैंने टेबल मेंशन किया, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे 732 ये 100% काफ़ी बार पूछना था। 732-1989 ये हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होता है, काफ़ी कॉमन सा है, ये पढ़ के चाहिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी लिस्ट ऑफ आईएएस कोड्स है ऑलरेडी उसका पीडीएफ मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, वो जाके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू द क्लेट वायरिंग सिस्टम। क्लेट वायरिंग सिस्टम ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, क्लेट वायरिंग सिस्टम होती है, बैटन वायरिंग सिस्टम होती है, अंडरग्राउंड वायरिंग सिस्टम होते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये हमारी परमानेंट वायरिंग, इट इज़ यूज फॉर परमानेंट वायरिंग, ये नहीं है। क्लेट वायरिंग हम लोग परमानेंट के लिए नहीं यूज़ करते, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर -01101। ठीक है, यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट की बात की है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिंपली हमारा इन्वर्टेड है। ठीक है, दैट मीन्स 0 का 1, 1 का 0। ओके, 1 0 0 1 0। ओके, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा तो जो जीरोज है उसको हमको 1 करके देने होगी। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट रहता है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर एग्जिस्ट अ 3 टर्मिनल इन अ relay called CNONNC is in an application. It is desired that whatever the relay is active, the load current must be connected to the supply, otherwise the load will be disconnected from the supply. Which of the following connection type in relay will provide solution to this started problem? देखिए यहाँ पे PLC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और आपको ये पूछा गया कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारा रिले है वो एक्टिव है और लोड करंट जो हमारा कनेक्टेड होना चाहिए सप्लाई से, अदरवाइज हमारा लोड है हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा सप्लाई से। तो इसमें से हम लोग कौन सा कनेक्शन टाइप ये यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें से अगर हम लोग सप्लाई करेंगे सी टर्मिनल एंड लोड टू द एनओ टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे एक मान लो एक बल्ब है, इस तरीके से आ जाएगा, ये हो गया रिले सी, दैट मीन्स ये टर्मिनल है कॉमन। ठीक है, एनओ दैट मीन्स नॉर्मली ओपन और एनसीए मतलब नॉर्मली क्लोज। ये ऑलरेडी मैंने पीएलसी के सेशन में पढ़ा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हमारा ये कॉमन टर्मिनल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फिर से एक बार, ये हो गया आपका बल्ब, ये हो गया हमारा रिले सिस्टम, ये हमारा कॉमन टर्मिनल। ओके, और यहाँ पे जो है हमारा एनओ है और यहाँ पे है एनसी। ठीक है, इस तरीके से एक यहाँ पे टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, और एक जो अदर टर्मिनल है यहाँ से कॉमन से आते हुए, ठीक है, यहाँ पे एसी सोर्स को यहाँ पे लगेगा। तो इस केस में अगर हम लोग सप्लाई सी टर्मिनल लोड को करते हैं और एनओ टर्मिनल को करते हैं, इस एनओ टर्मिनल को, तब जाके हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर पाएंगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया, इट इज़ डिजायर्ड दैट मीन्स ऐसा होना चाहिए दैट जब भी हम लोग रिले एक्टिव है तो लोड करंट हमारा कनेक्टेड रहना चाहिए सप्लाई से, अदरवाइज लोड हमारा डिस्कनेक्टेड होना चाहिए सप्लाई से। तो ये कंडीशन हमारी ऑप्शन बी से, इस तरीके से अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, next question is question number 12. If the effective mass of the train me ton acceleration alpha kilometer per second square, then the tractive force ft is equals to what? ठीक है, ये भी सेम फिजिक्स से क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान से ही उठाने होंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसमें सारी चीज़ें, जैसे कि me क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा इफेक्टिव मास ऑफ द ट्रेन इन अ टन, या फिर हम लोग 10⁻³ kg को भी हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा एक्सेलेरेशन किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लोग 10⁻³ मीटर पर सेकंड
स्क्वायर से भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एफ टी क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा एम ई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इंटू 10⁻3। तो एम ई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इंटू 10⁻6 न्यूटन ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको 100% आते तो ही जाके आपको उठाने आए, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं इसको करेक्ट कर पा रहे होंगे तो आपको इस क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ लेना होगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हालांकि एक या दो क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन आपको चाहता है कि आप उसको स्किप करो या फिर आपको छोड़ दो। काफ़ी बार इस तरीके से क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सो दैट आपकी उसमें से नेगेटिव मार्किंग हो सके, बट आपको क्वेश्चन को वाइजली सिलेक्ट करना है। देखिए ध्यान में रखिएगा, 150 क्वेश्चन कंप्लीट उसको आपको अटेम्प्ट करके नहीं आना है। ठीक है, ईजी आते तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, मगर आपको 150 टेक्निकल क्वेश्चन आते तो आप कि एटलीस्ट 140 क्वेश्चन इस तरीके से मार्क करने हैं आपको, अगर पेपर इजी आता है, कि आपके 100% एक्यूरेसी रहे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखने की। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन ए। द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रैक्शन बैटरीज आर, ट्रैक्शन बैटरीज की बात कर रहे हैं, पर रेलवेज में जो बैटरीज यूज होती है उसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, तो उसमें होना चाहिए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, हाई रेजिस्टेंस टू द वाइब्रेशन। देखिए काफ़ी वाइब्रेशन होता है हमारे ट्रैक्शन में, रेलवेज में आपको पता है, रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका वाइब्रेशन के लिए। हाई वॉल्यूमेट्रिक एंड लॉन्ग सर्विस लाइफ भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन इसका सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन एन मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस, आपको बताना होगा मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर है, तो टी डी इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी एल बाय टी फाई। ठीक है, आई क्या है हमारा, ये हमारा ऑपरेटिंग करंट है, एल क्या है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, और फाई क्या है हमारा, ठीक है, वो है हमारा, दैट मीन्स इट इज़ अ थीटा नॉट अ फाई। थीटा जो है हमारा ये है डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टी डी दैट मीन्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। ओके, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर आएगा, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। ओके, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है दैट इज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड कैन बी रिड्यूस्ड विद द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्शन मटेरियल, दिस इज पॉसिबल विथ एन। हमारा कॉस्ट ऑफ कंडक्टर मटेरियल जो रिक्वायर्ड रहती है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं विथ रिडक्शन इन अ वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्शन मटेरियल। ये हम लोग किससे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हमारी ट्रांसमिशन वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करते हैं। काफ़ी बार मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल रिक्वायर्ड रहती है वो हमारी कम हो जाती है। बट इसके साथ मैं आपको बता दूँ, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ाना ही आपको फ़ायदेमंद रहता है, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहते हैं, क्योंकि इसका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के लिए जो आपका कॉस्टिंग लगता है उस इंस्ट्रूमेंट्स का भी कॉस्टिंग बढ़ जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसका एक ड्रॉबैक है, इंटरव्यू में कभी बार पूछ जाते हैं, तो हम लोग कितना एक लिमिट तक ट्रांसमिशन वोल्टेज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। आपको तो पता है वॉल्यूम क्या होता है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वी कॉस ऑफ फाई स्क्वायर से। देखिए अगर हमारा वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा वॉल्यूम कम लगेगा, सिग्निफिकेंटली हमारी कॉस्ट भी कम लगेगी, बट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद हम लोग ट्रांसमिशन वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम लोग हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज ही यूज़ करते हैं अबाउट 110 kV। ठीक है, जिसके लिए हमारा जो कंडक्टर रहता है उसके थिनर कंडक्टर हमें रिक्वायर्ड रहता है, बट उसके साथ आपकी ट्रांसमिशन की जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द 6 बिट बाइनरी नंबर। देखिए इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी सेशन बना दिया है, ठीक है, हमारे चैनल कोचिफाई पे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे पढ़ा दिया। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है 101.101। ठीक है, इसमें हम लोग किस तरीके से करेंगे, 1 × 2⁻² प्लस 0 × 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻0 प्लस 1 × 2⁻−1 प्लस 0 × 2⁻−2 प्लस 1 × 2⁻−3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर दे तो 5.625 × 10। ठीक है, सिंपली हमने इसका सबका एडिशन करा दिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा बेस 10 है, दैट मीन्स हमारा डेसिमल सिस्टम है, इसका बेस 2 था, यहाँ पे ऐसा सुपर सब्सक्रिप्ट में 2 चाहिए था यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से हेक्साडेसिमल भी रहता है और ऑक्टल भी नंबर सिस्टम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। टू इम्प्रूव अर्थ रेजिस्टेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड।
हम लोगों को इम्प्रूव करना है अर्थ रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके लिए हम लोग कौन सी मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 मेथड्स ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें से हम लोग लॉन्गर ग्राउंड रॉड भी यूज़ करेंगे, केमिकली ट्रीट करेंगे हमारी सॉइल के लिए, जिससे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, और वी विल यूज़ मल्टीपल ग्राउंड रॉड्स। ओके, दैट मीन्स हम लोग ऑप्शन डी इसमें से तीनों भी मेथड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, कंसिडर द बिलो पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स, एक्सेलेरेशन एंड रिटार्डेशन, ग्रेडियंट एंड ट्रेन डिस्टेंस। इसमें से कौन से जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं हमारे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन के लिए ट्रेन्स में जो होता है वो, तो इसके लिए हमारे सारे जो पॉइंट्स है वो अफेक्ट करते हैं। डेट डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप ये भी अफेक्ट करता है, एक्सेलेरेशन भी करता है, ग्रेडियंट और ट्रेन रेजिस्टेंस भी हमारा अफेक्ट करता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लेंथ I मीटर एंड ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर मीटर इज़ वॉट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, वो है हमारा ऑप्शन बी विच इज़ E इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय म्यू ए एन स्क्वायर एल बाय आई स्क्वायर जी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करिए यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है एल इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू एन स्क्वायर ए बाय एल। ठीक है, और ई क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा हाफ एल आई स्क्वायर। इसमें हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपको पता चल जाएगा ई। दैट मीन्स हमारा जो एनर्जी स्टोर्ड है हमारे इंडक्टर के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात की है तो हम लोग इंडक्टर से रिलेट करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट हैव अप्रॉक्सिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेजिस्टेंस। इसमें से कौन से इसके लिए अप्रॉक्सिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स है रेजिस्टेंस के लिए, तो वो है हमारा कार्बन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर कार्बन दिस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दैट मीन्स अप्रॉक्सिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे रेजिस्टेंस के लिए। जो रेजिस्टेंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो हमारे कार्बन का रहता है। ठीक है, दैट बिकॉज कार्बन हैज़ अ अप्रॉक्सिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रेजिस्टेंस ड्यू टू विच कार्बन हैड बीन यूज्ड इन अ रेजिस्टेंस फॉर अ सेंचुरी। ठीक है, हम लोग कार्बन को इसमें यूज़ करते हैं और वो काफ़ी रिलायबल भी है। ओके, तो बेसिकली कार्बन के लिए 2 फॉर्म्स रहते हैं, ये भी मैं आपको देता हूँ। एक तो कार्बन कंपोजिशन रहता है, या तो एक आपका फिल्म रहता है, कार्बन फिल्म या फिर कार्बन कंपोजिशन के आपके रेजिस्टेंसेस रहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। विच लाइटनिंग स्ट्रोक इज़ अ मोस्ट डेंजरस। इसमें से कौन सा लाइटनिंग स्ट्रोक काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, तो वह है हमारा डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, डायरेक्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन कंडक्टर। तो ध्यान में रखिएगा, जो ग्राउंड वायर से ज़्यादा तो ये तो पास ऑन कर ही देगा। अगर डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक होता है हमारे लाइन कंडक्टर पे तो काफ़ी बड़ा डेंजरस है, क्योंकि लाइन कंडक्टर हमारे डायरेक्टली अप्लायंसेस से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर वो ग्राउंड वायर पे आता है तो अल्टीमेटली वो पास ऑन हो जाएगा हमारे ग्राउंड पे, बट ये ऐसा अगर लाइन कंडक्टर पे आता है तो ये काफ़ी डेंजरस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड एंड 10 माइक्रोफैरड हैव अ breakdown voltage of a 200 volt, 500 volt and 100 volt respectively. The capacitors are connected in a series and the applied direct voltage due to the circuit is gradually increased. Determine the total applied voltage at the point of a breakdown. ब्रेकडाउन के टाइम पे हमारा टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना रहेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसका कंप्लीट एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी बड़ा मैं आपको समझाने के लिए, बट इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता वो है हमारा ऑप्शन ए 320 वोल्ट। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मैं आपको PDF में हैंड रिटर्न आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूँ जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है। हालांकि देखिए इसमें 3 कैपेसिटर्स आपके सीरीज में कनेक्टेड है, आपको हमारे 3 इक्वेशंस इसके लिए लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड है, तो यहाँ पे हमारा कितना अप्लाइड वोल्टेज रहेगा एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन हमें निकालना पड़ेगा। इसमें से हम लोग इसका Q1, Q2, Q3 भी निकालेंगे और उसमें V1, V2, V3 ये वोल्टेज निकालेंगे। तो हमारा जो वोल्टेज गिवन है इससे हम लोग कंपेयर करके बताएंगे कि उसका जो अप्लाइड वोल्टेज कितना रहेगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिएगा तो प्लीज़ आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर मेंशन करिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको इसका टेलीग्राम पे PDF में एज अपलोड करा दूंगा। ठीक है, काफ़ी बेसिक सा और डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था। मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको इसको मार्क फॉर रिव्यू करके एंड में सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में 1 मार्क के लिए आपका 5 से 10 मिनट इसमें स्पेंड कर देते हो तो वो काफ़ी बड़ा आपका लॉस रहेगा, क्योंकि आप 5 से 10 मिनट के अंदर काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आपको एक बार पढ़ के एनालाइज करना होगा कि आप उसको डुएबल है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो उसको स्किप करके आपको आगे जाना होगा, और जो डुएबल क्वेश्चन है उसमें आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मार्किंग दिस इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डैश इज द टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस हुज रेजिस्टेंस
डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये एक हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिस्टर कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको थर्मिस्टर के बारे में जानना होगा, एनटीसी और पीटीसी के बारे में, तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक सा सेशन है, हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एनटीसी और पीटीसी के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, और जो बाकी सारी टर्मिनोलॉजीज रहती है वो भी मैंने ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट फॉर गुड लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसमें से कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो इल्यूमिनेटिंग सोर्स शुड हैव सफिशिएंट लाइट, ये भी होना चाहिए। हमारा जो लाइट सोर्स है उसका सफिशिएंट लाइट होना चाहिए, और हमारे आइस के ऊपर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए डायरेक्टली लाइट। और इल्यूमिनेटिंग सोर्स शुड हैव सुटेबल शेड्स एंड रिफ्लेक्टर, ये भी होने चाहिए, शेड्स और रिफ्लेक्टर होने चाहिए सो दैट वो रिफ्लेक्ट कर पाए लाइट्स को। एंड द इल्यूमिनेटिंग सोर्स शुड बी इंस्टॉल्ड एट सच प्लेस सो एज टू गिव द यूनिफॉर्म लाइट। यूनिफॉर्म लाइट आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक कॉर्नर में लाइट लगा दिया तो उसके इस एंड तक लाइट आपकी पहुंच नहीं रही। आपको कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करना होगा कि आपको यूनिफॉर्म लाइट मिलती रही। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। इफ ए एंड बी आर द लॉजिकल इनपुट्स, ये हमारे लॉजिकल इनपुट है टू द फॉलोइंग सर्किट, डिटरमाइन द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो इनपुट गिवन है, ठीक है, जो हमारा कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर है हमारा, अगर हमारा ए इनपुट जो है लो पोटेंशियल पे आता है, ठीक है, दैट मीन्स लॉजिक जीरो पे, तो इस केस में हमारा कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहेगा बेस और इमीटर में। ठीक है, बेस और इमीटर में, ओके, और कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा ट्रांजिस्टर में, जो कि वो रहेगा हमारा कट ऑफ स्टेट में। और अगर हमारा कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में ए अगर हमारा हाई है, लॉजिक 1 है, तो उस केस में हमारा एक वोल्टेज ड्रॉप रहेगा बेस इमीटर जंक्शन में। ठीक है, और हमारा करंट फ्लो होगा हमारे सर्किट के अंदर, जो कि हमारा सैचुरेशन स्टेट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर इस तरीके से एप्लीकेशन करना होगा तो सीधा एंड पे आ जाएगा। ठीक है, डेट मीन्स इसका जो आउटपुट रहेगा, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, एंड गेट का आउटपुट क्या रहेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 के लिए ही आपका आउटपुट 1 रहता है, बाकी कंडीशन के लिए 0 रहता है। ठीक है, अगर इस टाइप के ट्रांजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, इसका कनेक्शन अगर लॉजिक 1 होता है तो ही जाके इसका कनेक्शन होगा, बट अगर सेम ट्रांजिस्टर के लॉजिक में यहाँ पे 0 रहता है तो हमें आउटपुट भी 0 मिलेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसका जो लॉजिक गेट है वो आ जाएगा एंड, और एंड को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, दैट मीन्स आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी, दैट मीन्स ए एंडेड विथ अ बी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2। एक कैपेसिटर के अंदर क्या रहता है, बेसिकली इंसुलेशन रहता है, कंडक्टर्स रहता है जो सेपरेटेड रहता है, सिरेमिक प्लेट रहती है। ध्यान में रखिएगा, जो कंडक्टर्स रहते हैं हमारे, जो कि सेपरेट किए जाते हैं डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर एक कंडक्टर्स रहते हैं जो सेपरेट किए जाते हैं डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, कैपेसिटर कंसिस्ट में, कैपेसिटर में हमारे पास 2 प्लेट रहती है कंडक्टर में। ठीक है, और उसमें डाइलेक्ट्रिक रहता है। डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या हो सकता है, एक तो वो ग्लास हो सकता है, ठीक है, सिरेमिक हो सकता है, ठीक है, एक तो प्लास्टिक फिल्म हो सकता है, या फिर एक तो एयर या फिर पेपर या फिर माइका। इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स के बीच में रहता है, 2 प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज यूज टू मेजर द चेंज इन द लाइट क्वांटिटी कॉज्ड बाय द टारगेट क्रॉसिंग द ऑप्टिकल एक्सिस। इसमें से हमारा कौन सा सेंसर है जो मेजर करता है चेंज इन लाइट, जो कि होता है हमारे टारगेट जो क्रॉस करते हैं ऑप्टिकल एक्सिस को, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, अ थ्रू बीम टाइप ऑफ सेंसर। ओके, थ्रू बीम टाइप ऑफ सेंसर्स ये हमारा काम करता है। इसमें क्या रहता है कि हमारा बेसिकली इमीटर रहता है, ठीक है, एक टारगेट रहता है, ओके, और यहाँ पे रहता है रिसीवर। ओके, तो ये हमारी ट्रांसमिटेड लाइट है बेसिकली। ओके, यही हमारा काम करते हैं थ्रू बीम टाइप ऑफ सेंसर। इसमें बेसिकली रिफ्लेक्टिव टाइप का भी फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर रहता है, जिसमें हमारे पास एक पे ट्रांसमीटर रहता है इधर, और यहाँ पे रिसीवर रहता है, और यहाँ पे टारगेट है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आती है। तो यहाँ पे थ्रू बीम बोला गया। ठीक है, चेंज इन लाइट क्वांटिटी कॉज बाय टारगेट क्रॉसिंग द ऑप्टिकल एक्सिस, ये ऑप्टिकल एक्सिस को क्रॉस करके आ रहा है। ठीक है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव जो सेंसर वो भी रहता है, तो इसमें भी सेम रहता है, यहाँ पे ट्रांसमीटर, यहाँ पे रिसीवर रहता है, यहाँ पे टारगेट रहता है बीच में, और कुछ लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट होता है और कुछ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट बॉक्स सिस्टम। जॉइंट बॉक्स सिस्टम का इसमें से कौन सा एडवांटेज है, ठीक है,
और इसमें आपको एडवांटेज ध्यान में रखना होगा कि उसकी कॉस्ट ऑफ वायरिंग जो है हमारी सेव हो जाती है उस केस में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अ स्टील कोर्ड एल्यूमिनियम कनेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर ऑफ अ डैश वायर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ डैश। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा स्टील कोर्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर जिसमें सेंट्रल कोर किसका रहता है और वायर जो सराउंडेड रहती है, ठीक है, ACSR कंडक्टर वो किसका रहता है, ठीक है, तो वो रहता है हमारा ऑप्शन ए गैल्वेनाइज्ड स्टील और एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, स्टील का रीइंफोर्सिंग रहता है बीच में और बाकी के एल्यूमिनियम कंडक्टर्स रहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल्स इज प्रिफर्ड फॉर अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, तो उसमें हम लोग निकेल आयन अलॉय यूज़ करते हैं जिसमें 80% ऑफ निकेल रहता है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल डिस्क्राइब्स अबाउट द पीरियडिकल एंड टेस्टिंग ऑफ अ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। मैं आपको काफ़ी बार बताया था, देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलेशन हमारा आता है रूल नंबर 46 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ऑलरेडी हमने एक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का एक सेशन ऑलरेडी अपलोड करा था चैनल पे, वो आपको जाके देखना होगा, 100% मिस नहीं करना होगा। उसमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें हमको टू द पॉइंट हमने जो आई रूल्स है एग्जामिनेशन में पूछे थे वो मैंने ऑलरेडी मेंशन करा दिया। यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू है 1956 के रूल्स का। 35 जो भी हाईलाइटेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक हमारी स्लाइड है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे रूल नंबर 21 तक है। इससे वोल्टेज का है, फ्रीक्वेंसी है डिक्लेयर्ड, रूल नंबर 54 55 ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रूल नंबर 79, ये लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए क्लियरेंस कितना रखता है। 80 रूल नंबर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये आपको रूल्स एग्जामिनेशन से पहले आपको एक बार पढ़ के जाने होंगे। ठीक है, देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज डिटरमाइंड बाय। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हमें किस तरीके से, तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है बेसिकली, और आपको इसका आंसर आ ही जाएगा। वो है हमारा √3 टाइम्स ऑफ रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट मल्टीप्लाइड बाय रेटेड सर्विस वोल्टेज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये हो जाएगा हमारी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर की। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल विद द इंडक्टेंस L इज डिटरमाइंड एज। जो एनर्जी स्टोर होती है हमारे इंडक्टर में वो हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो है हमारी ½ Li²L। आई को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, DQ चेंज इन दैट मीन्स करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट मीन्स DQ बाय T, इसका स्क्वायर जूल, ये इसका आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ½ Li² ही इसका एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला है। उसी तरीके से जो आपको आई करंट का हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ½ Li का क्या हो जाएगा, DQ बाय DT होल स्क्वायर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34। द CPU मॉड्यूल इन अ PLC इज यूज्ड टू। जो CPU मॉड्यूल रहता है हमारे PLC में वो क्या काम करता है, बेसिकली उसका फंक्शन पूछा गया हमें। हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। वो कंट्रोल करता है आउटपुट को, वो देखिए क्या करता है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ। वो हमारा रीड करता है इनपुट को, एग्जीक्यूट करता है हमारे कंट्रोल प्रोग्राम को, और अपडेट करता है हमारे आउटपुट को। इनपुट क्या आ रहा है उसके हिसाब से वो प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वो चेंज करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट बताता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये CPU का हमारे काम है PLC के अंदर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In a DC generator, let P be the number of poles, phi be the flux, Z be the number of armature conductor, A जो है हमारा number of parallel path है और N है हमारा RPM। सिंपली हमें पूछा गया generated EMF per parallel path is equals to what। ओके, DC जनरेटर के अंदर जनरेटेड EMF का हमें फॉर्मूला पूछा है पर पैरेलल पाथ, तो हो जाएगा हमारा Z P phi N by 60 AV। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, देखिए हम लोग एक नोटिस कर पा रहे होंगे, हमें 202 से 3 क्वेश्चन जो है इस बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा गया बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, डेसिमल वैल्यू 20 टू द बेस 10। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं है, सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए 20 टू द पावर बेस 10। तो इसमें बाइनरी इक्विवेलेंट हमें पूछा गया है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा
10100 टू द बेस 2। देखिए इसका कन्वर्जन है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, इसका जो कन्वर्जन है आप यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक में प्रोवाइड कर देता हूँ नंबर सिस्टम पे। देखिए मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो एक सेशन से आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन्स के, आपके डेफिनेटली कवर अप हो जाएंगे बाइनरी टू डेसिमल के लिए। ठीक है, इसको भी आप देखते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको बाइनरी कन्वर्जन गिवन है। ठीक है, देखिए इसको क्विकली भी आप सॉल्व कर सकते हो विद ऑप्शन। सिंपली आप क्या करिएगा, 20 to the base 10 है, इसका आपको बाइनरी पूछा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मान लो आपने ले लिया। ठीक है, 10100, आपको नहीं कन्वर्जन आते तो यह ध्यान में रखियो, 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई 2 to the power 0 करना, 0 है तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। ये 0 है तो हमारा 2 to the power मल्टीप्लाई 0 इंटू 2 to the power हमारा हो जाएगा 1, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पे तो 1 मल्टीप्लाइड 2 to the power 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया हमारा 4। ठीक है, 2 to the power 3 ये जो हमारा 0 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। और यहाँ पे जो 1 है इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1 इंटू 2 to the power 4 जो कि होता है हमारा 16। दैट मीन्स हमें 16 प्लस 4 का एडिशन कर लिया हमने तो हमारा आ गया 20। तो ये जो हो गया हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट हमारा 10110, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। सिंपल से मैंने आपको टेक्निक बता दी कन्वर्जन्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट द एनर्जी मीटर सिंबल इन एन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर ये देखिए काफ़ी 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इस पे से इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के ऊपर आपको पूछ जा सकते हैं। मैं आपको इसका भी पीडीएफ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बता ही दिया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये जो है हमारा ये एनर्जी मीटर का सिंबल है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सर्किट ब्रेकर का आता है तो सर्किट ब्रेकर का कुछ इस तरीके से सिंबल आता है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। करंट ट्रांसफार्मर है तो ये करंट ट्रांसफार्मर आपको पता है इस तरीके से ये हो गया हमारा करंट ट्रांसफार्मर। ओके, और अगर आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आता है तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ये सिंबल आता है। बस बार ऐसे सिंपल सी बस बार की लाइन रहती है। ओके, और अर्थिंग का तो आपको पता ही है, कॉमन सा अर्थिंग का सिंबल है। फ्यूज़ है तो कुछ इस तरीके से रहता है फ्यूज़ का। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूज़। ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का भी हमारा कुछ इस तरीके से रहता है। आइसोलेटर है तो इस तरीके से आइसोलेटर का सिंबल है। ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर है तो इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, ये कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसा सिंबल आया ना आपको तो ध्यान में रखेगा, ये हो गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स है आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर का आता है तो ये कुछ इस तरीके से आता है। ग्राउंडेड, ये हो गया हमारा लाइटनिंग अरेस्टर का, ये सिंबल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आप चिंता मत करिएगा, ये जो सिंबल्स हैं आपको मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ सो दैट आप इसको पढ़ सको, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन लेना हम लोग ट्राई करेंगे, अगर होता है तो इसका सेशन भी एक ले लेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाउ टू कन्वर्ट 0 to 1 मिली एम्पियर मीटर टू मेजर द करंट इन द रेंज ऑफ 1 to 100 मिली एम्पियर। देखिए हमारे पास एक 0 to 1 मिली एम्पियर का एक मीटर है जो करंट मेजर करते हैं, उसको हमें रेंज एक्सटेंशन करना है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 100 ओम्स का। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, RAC विल बी इक्वल्स टू RM इन ब्रैकेट M-1। देखिए जब भी हमारे पास करंट मेजरमेंट आता है, करंट की बात आती है और उसका हमें रेंज एक्सटेंशन करना रहता है, तो हम लोग एक रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शंट। ठीक है, जो कि स्मॉल रेजिस्टेंस रहता है। ओके, और हमारे पास वोल्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक सीरीज में रेजिस्टेंस हम लोग उसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा, RAC का क्या हो जाएगा हमारे पास, RAC का फॉर्मूला क्या होता है, RM M-1, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, मीटर रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है, RM है हमारे पास 100 ओम्स। ओके, और M का वैल्यू कितना है, 100/1। ओके, M जो होता है हमारा मीटर रेजिस्टेंस है तो आ जाएगा हमारा 100 ही। ओके, RSS का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 100/100-1। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 1.01 ओम्स का। ठीक है, तो RSS का वैल्यू अगर हमारा आ गया 1.0 ओम्स रेजिस्टेंस, हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे मीटर के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। RSS दैट मीन्स ये हो गया हमारा शंट, RSH हो गया हमारा शंट, जो कि हमारा RM/M-1। ठीक है, यही शंट हमें रिक्वायर्ड रहता है, हमारा जो करंट मेजरमेंट के लिए हम लोग रेंज एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था।
द हीट कर्व इन अ मोटर इज गिवन एज थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू पावर टी माइनस टाउ. द हीटिंग टाइम कॉन्स्टेंट फॉर ऑफ मोटर इज डिफाइंड एज अ टाइम रिक्वायर्ड टू हीट अप द मोटर अप टू. ये हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और यूनिक सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था. हमें हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.633 टाइम्स ऑफ इट्स फाइनल टेम्परेचर राइज एंड इट इज इक्वल्स टू टी. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू हीट अप द मोटर अप टू इज 0.633 टाइम्स ऑफ इट्स फाइनल टेम्परेचर राइज और उसका वैल्यू हो जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू टी. तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा. ये कुछ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो आप इसको ध्यान से अटेम्प्ट करके देखिएगा. ठीक है, ये काफ़ी बार इसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं. ओके, और 0.25 मार्क्स का डिडक्शन मतलब 1 मार्क तो आपको इस क्वेश्चन का तो चला ही गया, प्लस उसके साथ में 0.25 मार्क्स आप डिडक्ट करके आ रहे हो. ठीक है, ध्यान से आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. इफ द Q is the charge and the C be the capacitance, then the energy stored in the capacitor is given by. अगर हमारा Q हमारा चार्ज है और C हमारा कैपेसिटेंस है तो एनर्जी स्टोर्ड होगी हमारी कैपेसिटर से. वो हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, Q² अपॉन 2C. ठीक है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया था. U विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ C, U विल बी इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V. ये एक फॉर्मूला, या तो हम लोग करेंगे हाफ CV², ये तो कॉमन सा फॉर्मूला है. ओके, या फिर हम लोग करेंगे 1/2 Q²/C. ये तीनों भी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखने होगी, कैपेसिटर से रिलेटेड है. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये हम लोग सेशन को थोड़ा क्विकली समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको हम लोगों को 150 क्वेश्चंस एक ही सेशन में अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सेशन नहीं है, हमारा एक प्रीव्यू पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को. ठीक है, द इनपुट वेव्स ऑफ अ लॉजिक ब्लॉक A एंड B इन द लॉजिक X, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द लॉजिक ब्लॉक. ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, इनपुट गिवन है A और B का. यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर हमारा आउटपुट अगर 1 है, ठीक है, ये हो गया हमारा हाई मतलब 1 हो गया, लो मतलब हो गया 0. तो ये हो गया हमारा हाई है, तो उस केस में अभी हमारा आउटपुट 1 आ रहा है. ठीक है, इस केस में दोनों भी लो है यहाँ पे. ठीक है, तो इस केस में हमारा आउटपुट लो है. B इस केस में हाई है तो हमारा आउटपुट हाई आ रहा है इंस्टेड ऑफ ये. तो ये क्या है, बेसिकली हमारा और गेट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, देखिए किस तरीके से 0 0 0 1 1 0 1 1. आपको पता है और गेट का लॉजिक. ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट 1, ये हो गया इनपुट A और B. देखिए 0 0 है. ठीक है, दोनों भी केस, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है. करेक्ट. अगर 0 1 है तो यहाँ पे A 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे A 1 है और B को 0 है तो हमारा आउटपुट आ रहा है 1. ठीक है, B यहाँ पे 0 है और ये भी हमारा 0 है तो हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे B 1 है. ठीक है, यहाँ पे B 1 है और A 0 है तो हमारा आउटपुट आ रहा है 1. दोनों भी हाई है तो हमारा आउटपुट 1 आ रहा है. ठीक है, ये हो गया हमारा और गेट. और गेट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, X इक्वल्स टू A प्लस B. एंड गेट रहता तो यहाँ पे डॉट रहता था, मल्टीप्लाइड रहता था, बट और है तो ये और का साइन है. ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. A hydroelectric generating station is supplied from a reservoir of a capacity of 5 × 10⁻⁶ cubic meter at a head of 200 meter. Find the total energy available in kilowatt hour if the overall efficiency is 75%. ओके, हमारे पास एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन है जो कि सप्लाई किया जा रहा है एक रिजर्वायर से जिसकी कैपेसिटी है 5 × 10⁶ क्यूबिक मीटर की और उसका हेड है 200 मीटर का. तो हमें टोटल एनर्जी कितनी अवेलेबल है ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 2 × 10⁻⁶ किलोवाट आवर. जो सेम हमने क्वेश्चंस किया था ओके इसके पहले, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया. इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मैं आपको PDF में हैंड रिटन में ये डाल दूंगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का. ओके, अगर हम लोग उसको सॉल्व भी करते देखिए होता क्या है, यहाँ पे ओवरऑल इफिशिएंसी गिवन है 75% की. तो रिजर्व और कैपेसिटी भी हमारे पास है 5 × 10⁶ और ये मीटर क्यूब में हो जाएगा रिजर्वायर की. वाटर हेड को हमें कंसिडर करना पड़ेगा. वाटर की डेंसिटी हमें पता करनी होगी, मैं आपको बताया था 997 kg/m³ हो जाएगा इसका. ग्रेविटी इसमें काम में आएगा 9.8 मीटर/s². ठीक है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. E विल बी इक्वल्स टू D × V मल्टीप्लाइड बाय 9.8 × 200. इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे सारे तो E का इसमें से एक वैल्यू आ जाता है. ठीक है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, 2.71 × 10⁻⁶ किलोवाट आवर का. ठीक है, अगर आप सॉल्व करते तो ये वैल्यू आ जाएंगे इसकी और टोटल आउटपुट एनर्जी भी हम लोग इससे कैलकुलेट कर पाएंगे जो कि हो जाएगा E विल बी दैट मीन्स E डैश या फिर E न्यू भी कह सकते हैं 2.71 × 10⁻⁶ × 0.75. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. आंसर पहले रिवील हो गया था.
विच ऑफ द प्लांट इज नॉट अ पीक पावर प्लांट, इसमें से कौन सा ऐसा पीक पावर प्लांट नहीं है? तो हमारा थर्मल पावर प्लांट ये बेस लोड प्लांट में आता है, इट इज़ नॉट अ पीक लोड प्लांट। बाकी डीजल, सोलर एंड गैस प्लांट जो है ये हमारे पीक लोड प्लांट्स में आते हैं, बट हमारा ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये हमारे बेस लोड में आता है, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये आपको बेस लोड पावर प्लांट और पीक लोड पावर प्लांट्स का एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। बेस लोड में हमारा कोल आता है, न्यूक्लियर आता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, थर्मल, बायोगैस, बायोमास या फिर ओशन आता है। और पीक लोड में हमारे पास कहते हैं गैस प्लांट आता है, सोलर एंड विंड पावर प्लांट आता है, डीजल प्लांट आता है, डीजल जनरेटर रहते हैं, स्टोरेज टाइप हाइड्रो प्लांट्स है वो भी हमारे पीक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एमवीएम इंस्ट्रक्शन इन अ पीएलसी स्टैंड्स फॉर। एमवीएम इंस्ट्रक्शन जो रहती है हमारी मास्क मूव के लिए ये इंस्ट्रक्शन रहती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पीएलसी के अंदर ये एक इंस्ट्रक्शन भी आपको एक एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन आर देयर एनी चेंजेस, इज देयर एनी चेंजेस पॉसिबल टू बी डन इन अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर हमारे पास एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है तो उसमें हमारे पास कोई चेंज कर सकते क्या, या फिर उसका सीक्वेंस या फिर उसका ऑपरेशन, तो हम लोग चेंज कर सकते बाय चेंजिंग द प्रोग्राम। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू जनरेट ईएमएफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड। अगर हमें जनरेट करना होगा ईएमएफ को तो इसमें से कौन सी हम लोग मेथड यूज़ कर पाएंगे? ठीक है, कौन सी मेथड हमें यूज़ करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी, दैट इज स्टेशनरी फील्ड सिस्टम विद रोटेटिंग आर्मेचर एंड स्टेशनरी आर्मेचर विद रोटेटिंग फील्ड सिस्टम। इससे हम लोग ये है हमारी जनरेट करने के लिए ईएमएफ जनरेट करने के लिए हमारी मेथड्स है। ठीक है, स्टेशनरी फील्ड एंड स्टेशनरी आर्मेचर से हम लोग स्टेशनरी ईएमएफ को जनरेट नहीं करना, क्योंकि आपको पता है रोटेटिंग होना चाहिए कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी, एक तो फील्ड होना चाहिए, नहीं तो हमारा एक तो स्टेशनरी फील्ड होना चाहिए रोटेटिंग, या फिर हमारे रोटेटिंग फील्ड होने चाहिए, हमारे दोनों में से एक तो भी रोटेटिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के कुछ सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे। ओके, क्योंकि आपको पता था ईएमएफ जब जनरेट होता है, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है -N/dt, चेंज इन फ्लक्स की बात करते हैं। जब हमारे फ्लक्स ही चेंज नहीं होंगे तो दोनों भी स्टेशनरी है, तो हमारा ईएमएफ ही जनरेट नहीं होगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। अ कंज्यूमर हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 200 किलोवाट एट अ 40% लोड फैक्टर। ये भी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कवर करा है, मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं करके। अ कंज्यूमर हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 200 किलोवाट, एक कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड है 200 किलोवाट की, 40% लोड फैक्टर है, तो हमें यूनिट कंज्यूम्ड पर ईयर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें एनुअल लोड फैक्टर का हमें पता करना होगा। इस केस में क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, वो होता है हमारा एवरेज लोड मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाइड बाय टी। ओके, तो 40% है यहाँ पे कंज्यूमर एज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 200 किलोवाट और 40% इसका लोड फैक्टर है, तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0.4 इज टू एवरेज लोड कितना है, ई विल अपॉन हमें मैक्सिमम डिमांड इंटू ये इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 200 इंटू 365 इंटू 24 करेंगे। दैट मीन्स हम लोग इसको 8760 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा 800 किलोवाट आवर। दैट मीन्स 70,800 किलोवाट आवर। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट आता है इसका 7 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर और यूनिट्स हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ऑप्शन सारे सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे 10⁶ है, 4 है, 3 है, 5 है, इस टाइप के कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर रहता है 70,800, ठीक है, किलोवाट आवर। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। 7 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर या फिर यूनिट हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। Next question is question number 48. It is decided that a copper rod earthing is to be installed. Then the size of a rod required for earthing. अगर हमने रॉड अर्थिंग के लिए कॉपर यूज़ करना होगा तो साइज़ कितना होना चाहिए रॉड अर्थिंग का? ठीक है, तो होना चाहिए 12.5 सेंटीमीटर्स का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49. In case of a small power installation, the number of GI copper plate required for earthing is. अगर हमारे पास स्मॉल पावर इंस्टॉलेशन है तो नंबर ऑफ GI ऑफ कॉपर प्लेट्स की रिक्वायर्ड कितनी रहेगी, या में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी विच इज़ 1, एक ही हमें रिक्वायर्ड रहेंगी। ठीक है, स्मॉल पावर इंस्टॉलेशन इसलिए। इन हाफ एडर द कैरी आउटपुट इज हाई इफ द इनपुट्स आर।
देखिए कैर एक आपको पता है हाफ एडर, दैट मीन्स ये हमारा ऑलरेडी इसमें गिवन है कि जो दोनों भी इनपुट 1 आए थे तो उस केस में हमारा आउटपुट 0 आता है, सम जो आती है वो 0 आती है, और हमारा कैरी जो आता है वो आता है हमारा 1। दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, हाफ एडर की बात करते हैं तो ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1 दोनों भी अगर 1 है तो हमारा सम जो है यहाँ पे सम है मान लो, तो हमारा 0 आता है, और कैरी इस केस में 1 आता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है हाफ एडर। दैट मीन्स अगर हमारे पास दोनों भी इनपुट 1 है तो ये हमारा सम 0 बता देता है, हाफ एडर। द सिलेंड्रिकल रोटर टाइप ऑफ अल्टरनेटर आर ड्रिवन बाय, सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ अल्टरनेटर किससे ड्रिवन रहते हैं, वाटर टर्बाइन, विंड मिल, स्टीम टर्बाइन या फिर सोलर सेल। तो सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ रोटर अल्टरनेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं स्टीम टर्बाइन में, सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और सैलिएंट टाइप अगर हम लोग बात करते हैं, सैलिएंट टाइप के अगर हम लोग अल्टरनेटर रोटर अल्टरनेटर्स की बात करते हैं तो हमारा वाटर टर्बाइन में हम लोग यूज़ करते हैं। स्टीम टर्बाइन के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है स्टीम टर्बाइन के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ या फिर हैव द एक्टिव हैज़ द हाइस्ट स्टेबिलिटी एंड अ पावर रेटिंग, इसमें से कौन से इसको हाइस्ट स्टेबिलिटी भी है और पावर रेटिंग भी हाई है उसकी, ठीक है। ये हमारा मेटल फिल्म रेजिस्टेंस है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, सेमीकंडक्टर या फिर कार्बन है। तो वायर बाउंड रेजिस्टर की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है और पावर रेटिंग भी इसका ज़्यादा रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। अ मीटर रीड्स 125 वोल्ट्स एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 125.5 वोल्ट, फाइंड द स्टैटिक एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, एक हमारा मीटर रेट कर रहा है 125 वोल्ट और ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज है हमारी 125.5 वोल्ट, तो हमें स्टैटिक एरर जो है इंस्ट्रूमेंट का वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टैटिक एरर कितना हो जाएगा, 125 माइनस 125.5, तो हो जाएगा हमारा 0.5 वोल्ट का। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ई का वैल्यू है 0.5 वोल्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक्स का वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए बार एंडेड विद ए बार होल बार। तो हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स विल बी इक्वल्स टू बी बार, ओके, एक्स विल बी इक्वल्स टू ए बार इंटू ए, स्प्लिट अप करते ए बार एंडेड विद बी एंडेड मल्टीप्लाइड बाय, दैट मीन्स ये जो डॉट है ये हमारा एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है ए बार इंटू ए जो होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। ये कुछ लॉज है, मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, तो उस केस में हमारा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स विल बी इक्वल्स टू ए बार एंडेड विद बी बार, तो हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी होल बार, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरीके से भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। If the conductor is moved in a stationary magnetic field, then EMF induced in it, such an EMF is known as। अगर हमारा कंडक्टर मूव किया जाता है स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है, तो उस EMF को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF में क्या होता है, व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड द फील्ड इज चेंजिंग, फील्ड जो हमारी वेरिंग है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं उसको स्टैटिक इंड्यूस्ड EMF, जैसे कि हमारा हो गया ट्रांसफार्मर, ठीक है। और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में जब हमारा कंडक्टर रोटेटिंग रहता है और फील्ड स्टेशनरी रहती है, ये ध्यान में रखिएगा, जब हमारा कंडक्टर है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायनामिकली। अगर हमारा कंडक्टर है वो स्टेशनरी है, ठीक है, और फील्ड जो है वो चेंज हो रही है हमारी, तो हो गया हमारा स्टैटिक, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए, जिसको हम लोग इसमें यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। The ratio of a power plant's actual output over a period of a time to its potential output, if it were possible for it to operate at a full nameplate capacity continuously over the same period of time, is known as a plant capacity factor। ये मैंने सेम स्टेटमेंट आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द आउटपुट एक्स फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट। इस लॉजिक सर्किट का हमें आउटपुट हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूँ, प्रीवियस सेशन का ये यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, एक मैंने सेशन लिया था जनरेशन एंड टर्म्स का, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर करी है, ठीक है। ये आप फैक्टर्स जो रहते हैं, डाइवर्सिटी, डिमांड, एवरेज, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये आप उसमें जाके पढ़ सकते हो, ठीक है।
फाइंड द आउटपुट एक्स फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट। ठीक है, इसमें हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है इस लॉजिक सर्किट के लिए। देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू ए बार बी, क्योंकि ये और गेट है, और गेट लिए हम लोग प्लस साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ का आउटपुट आ गया और ये हो गया हमारा एंड गेट। ठीक है, इस केस में ले क्या हो जाएगा x, तो x विल बी इक्वल्स टू y एंडेड विद c। ठीक है, तो सिंपल आ जाएगा a प्लस बी एंडेड विद c, तो इसका आंसर आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एज द टिपिकल एनालॉग आउटपुट, इसमें से कौन से डिवाइसेस का टिपिकल एनालॉग आउटपुट रहते हैं, अलार्म्स, हॉर्न्स, पायलट लाइट या फिर प्रेशर ट्रांसमीटर के लिए। तो प्रेशर ट्रांसमीटर का टिपिकल एनालॉग आउटपुट हमें मिलता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एन अल्टरनेटर द रेशियो ऑफ वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल टू द अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल इज नोन एज। एक अल्टरनेटर के अंदर जो रेशियो रहता है वेक्टर सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल टू द अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कॉइल विच विल बी नोन एज अ पिच फैक्टर। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, और उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। ओके, पिच फैक्टर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिकल सिंबल। देखिए हमारे पास अभी सेकंड एक क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे सिंबल्स के रिलेटेड। ठीक है, आप क्वेश्चन का काउंट भी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर आइसोलेटर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिंबल हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, फॉर आइसोलेटर, तो मैंने आपको बताया था आइसोलेटर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सर्किट ब्रेकर का था, ओके, ये ट्रांसफार्मर का था, ऑप्शन डी इसका, दैट मीन्स ये हमारा आइसोलेटर के लिए इसको यूज़ करते हैं। विच फॉल्ट इज अ मोर फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग इन अ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंदर कौन सा फॉल्ट काफ़ी बार आता है, तो वो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा असिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आता है। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा आता है एल जी, देन आता है डबल एल, देन आता है हमारा डबल एल जी, देन आता है हमारा ट्रिपल एल। ये सब मोस्ट रेयरेस्ट फॉल्ट है। ठीक है, तीनों भी फेज शॉर्ट सर्किट हो जाना। ठीक है, और सिवियरिटी की बात करें तो सबसे सीवियर यही रहता है ट्रिपल एल, उसके बाद में हमारा रहता है डबल एल जी रहता है, उसके बाद में डबल एल, और सबसे सीवियर कम सीवियर रहता है हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये सीक्वेंस हो गया ऑकरेंस का, और ये सीक्वेंस हो गया हमारा उसके सीवियरिटी का, कितना डेंजरस हो सकता है वो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट द फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन इज। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन क्या है, ये ऑप्शन में हमें पूछा गया, तो वो है हमारा ऑप्शन ए विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। ओके, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, जो कि हमारा करंट थ्रू द कॉइल है। द ऑपरेटिंग टाइम वैल्यूज फॉर अ फ्यूज एंड द सर्किट ब्रेकर्स आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। टाइम वैल्यू पूछी गई फ्यूज़ का और सर्किट ब्रेकर का, तो कितना होना चाहिए। देखिए फ्यूज़ के लिए अराउंड, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके देखता हूँ सो दैट आप इसको ध्यान से समझ सको। फ्यूज़ के लिए रहता है हमारा 0.02 सेकंड्स रहता है, और सर्किट ब्रेकर के लिए रहता है 0.02 से लेके 0.05 के बीच में सर्किट ब्रेकर का होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल डिवाइसेज यूज टू कंट्रोल ऑपरेट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। इसमें से कौन सा कंट्रोल डिवाइस है जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, पीएलसी। काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएल में। डेली लोड फैक्टर इज कैलकुलेटेड एज। देखिए हम लोग अभी थर्ड क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर डिसाइड देख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी, इसलिए मैंने एक स्पेशली एक जनरेशन एंड टर्म्स का एक सेशन लिया था, सो दैट आप इस तरीके के क्वेश्चंस, देखिए जनरेशन के ऊपर बेसिक से क्वेश्चन आपको आजकल पूछना काफ़ी रेयर हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। जिससे आप ये लोड फैक्टर पूछा गया, तो लोड फैक्टर होता है हमारा नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड पर डे अपॉन 24 इंटू MD विच इज़ मैक्सिमम डिमांड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस दैन 1। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और डाइवर्सिटी फैक्टर जो रहता है ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 रहता है। द डैश इज द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया यूज्ड बाय CPU टू स्टोर अ रिलेटिवली डैश अमाउंट ऑफ डेटा फॉर इंटरिम कैलकुलेशन एंड कंट्रोल। तो स्क्रैच पैड जो रहता है हमारा एरिया, वो हमारा टेम्परेरी स्टोरेज एरिया रहता है CPU के द्वारा, जो कि रिलेटिवली स्मॉल रहता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Which of the following law states that whenever the magnetic flux lining in a conductor or a coil changes, an EMF is induced in it? इसमें से कौन सा हमें लॉ बताता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फैराडेज लॉ ऑफ
फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें बताता है व्हेनेवर अ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनिंग अ कंडक्टर और कॉइल चेंजेस, उसके अंदर ईएमएफ ये जनरेट हो जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। द नेचर ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज, नेचर ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होता है जो हमारे आर्मेचर में डीसी जनरेटर में, वो क्या होता है, और जब हमारा कन्वर्ट होता है वो हमारा स्लिप रिंग के अंदर से कन्वर्ट हो जाता है। स्लिप रिंग के यूज़ करके हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। तो नेचर क्या होता है ये देखिए बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन है सिंपल, ध्यान में रखिएगा। जो नेचर रहता है हमारे ईएमएफ का, जो इंड्यूस्ड होता है आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर के, वो रहता है हमारा एसी, और वो कन्वर्ट हो जाता है डीसी से डीसी में बाय यूजिंग ऑफ स्लिप रिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फॉर अंडर वाटर मूवमेंट ऑफ अ सबमरीन द पावर इज प्रोवाइडेड बाय, अंडर वाटर मूवमेंट जो रहता है सबमरीन का, तो पावर किससे प्रोवाइड किया जाता है हमारे पास, टाइडल एनर्जी, एमएचडी जनरेटर या फिर बैटरी से, तो बैटरी से पावर प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। एंड इन एन अल्टरनेटर व्हेन द आर्मेचर करंट इंक्रीजेज द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स ड्यू टू, ठीक है, अल्टरनेटर के अंदर, ठीक है, जब हमारा आर्मेचर करंट इंक्रीज हो जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो किसके कारण होता है। देखिए इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। वो होता है हमारे आर्मेचर इफेक्टिव रेजिस्टेंस के कारण, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस के कारण और आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वंस सिंक्रोनस मशीन इज सिंक्रोनाइज, एक बार हमारी सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनाइज हो गए, वो हमारी सिंक्रोनिज्म में ही रहते हैं विद अदर अल्टरनेटर्स। एनी टेंडेंसी टू डिपार्ट फ्रॉम द कंडीशन ऑफ सिंक्रोनिज्म इज डैश प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द अल्टरनेटर्स, ठीक है। कोई भी हमारी टेंडेंसी रहती है जो कि हमारी सिंक्रोनिज्म से बाहर कर सकती है हमारी मशीन्स को, वो है हमारी अपोज की जाती है सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। दैट मीन्स सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क ही हमारा एक्ट में आ जाता है अगर हमारे पास सिंक्रोनिज्म में जाने का वो ट्राई करता है। अगर किसी कारणवश वो सिंक्रोनिज्म आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म होता है तो सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क ही उसको सिंक्रोनिज्म में ले आती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। ये अप्लाइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फाइंड द ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू बैलेंस ग्रेविटेशनल पुल फॉर अ ट्रेन ऑन एन अपग्रेडियंट एज गिवन इन द फिगर बिलो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एफ जी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एन। इसका भी अगर सोल्यूशन चाहिए होगा तो आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। इसका एक पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी पड़ती है और उसके बाद में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन लगा के इसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अल्फा बी द एंगल इन एन इलेक्ट्रिकल रिगीज बाय विच स्पैन ऑफ अ कॉइल इज लेस देन द पोल पिच इन एन अल्टरनेटर एट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी द पिच फैक्टर इज इक्वल्स टू। देखिए अगर हमारा अल्फा एक एंगल है इलेक्ट्रिकल रिगीज में, जिसके कारण हमारा जो स्पैन है कॉइल का वो लेस है हमारे पोल पिच के अल्टरनेटर के अंदर, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे पिच फैक्टर क्या होगा, मैंने आपको काफ़ी बार बताया था, वो हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा बाय 2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं बता दूँ 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट अल्टरनेटर सेशन का बनाया था, 50 क्वेश्चन का एक अल्टरनेटर पे जो पूछे जाते हैं मेनली, उसका मैंने सेशन बनाया था, उसको आप जाके देखिएगा। और इंडक्शन मशीन पे भी सेम हमारा सेशन है, उसको भी आप जाके देखना होगा, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए विथ कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। विथ रिस्पेक्ट टू द डायनामोमीटर टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है विथ रिस्पेक्ट टू द डायनामोमीटर टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन ए इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। उसकी यूनिफॉर्म स्केल रहती है क्या, नहीं रहती है, ठीक है। डायनामोमीटर टाइप की इंस्ट्रूमेंट के लिए वो हम लोग ACDC के लिए यूज़ करते हैं, और वो फ्री फ्रॉम हिस्टरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस रहते हैं, और दे हैव अ लो टॉर्क वेट रेशियो ईपिक स्टेटमेंट रहती है। इसका यूनिफॉर्म स्केल नहीं रहता है, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। The rate of rise of restacking voltage RRV max is defined as the slope of the steepness tangent of a restacking voltage curve, and it is determined as a Vm by under root of LC. Option D इसका correct answer आ जाएगा। With respect to an alternator rotor types, select the correct option. अल्टरनेटर रोटर टाइप्स के लिए इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये है हमारा ऑप्शन, ध्यान में रखिएगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। सैलिएंट पोल रोटर है तो उसके लिए हमारा इट कॉजेज द स्पीड फ्लक्चुएशन एंड सुटेबल फॉर लो एंड मीडियम स्पीड के लिए, करेक्ट। सैलिएंट पोल हम लोग लो एंड मीडियम स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर में हम लोग कोई भी स्पीड फ्लक्चुएशन नहीं रहते और हम लोग हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। देखिए स्टेटमेंट सिंपल सा था लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूँ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। सैलिएंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल रोटर में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। सैलिएंट पोल के डायमीटर बड़ा रहता है
लार्ज डायमीटर रहता है, सिलेंड्रिकल में स्मॉल रहता है। सिलेंड्रिकल में कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, ओके। और सैलेंट में इसका डायमीटर जो है वो हमारा ज़्यादा रहता है, ठीक है। और सिलेंड्रिकल में इसका कम रहता है डायमीटर और लेंथ ज़्यादा रहती है। और इस केस में क्या होता है, सैलेंट पोल में लार्ज डायमीटर रहता है और शॉर्ट एक्शियल लेंथ रहती है। इसकी एक्शियल लेंथ हमारी ज़्यादा रहती है। ये हम लोग लो स्पीड के लिए यूज़ करते हैं और ये हम लोग हाई स्पीड टर्बोरेटर्स के लिए यूज़ करते हैं। इसमें ऐसे प्रोजेक्टिंग पोल्स रहते हैं, ठीक है, और इसमें प्रोजेक्टिंग पोल्स नहीं रहते हैं। इसमें डैम्पर वाइंडिंग की ज़रूरत रहती है साइलेंट टाइप ऑफ रोटर में। सिलेंड्रिकल में कोई डैम्पर वाइंडिंग की ज़रूरत नहीं रहती। विंडेज लॉसेस ज़्यादा रहते हैं और विंडेज लॉसेस यहाँ पे कम रहते हैं। ऑप्शन, दैट मीन्स इसके जो ऑप्शंस गिवन है अलग अलग यहाँ पे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में ये इससे रिलेट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ये चार्ट भी आपको एक बार पढ़ के जाना होगा। द टिपिकल पोटेंशियल ऑफ अ लीड इलेक्ट्रोड इज, लीड इलेक्ट्रोड का टिपिकल पोटेंशियल कितना रहता है, वो रहता है हमारा -0.122 वोल्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मैं बता दूँ, अगर इस साल आपको ऐसा यहाँ पे आयन का पूछा तो वो रहता है हमारा -0.44 वोल्ट, और अगर आपको जर्मेनियम का पूछा तो वो रहता है 0.12 वोल्ट, ये प्लस में, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। द इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज्ड इन अ मशीन शुड हैव, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो यूज़ होते हैं मशीन में, उसमें क्या रहना चाहिए, उसकी परमेबिलिटी हाई रहनी चाहिए और उसकी सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी भी हाई रहनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स उसकी वो जल्दी से सैचुरेट ना हो और उसकी परमेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। 1 कैलोरी हीट एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ व्हाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं। 1 कैलोरी हीट एनर्जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 10⁻³ अपॉन 860 किलोवाट आवर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 किलोवाट आवर विल बी इक्वल टू, ये होता है हमारा 36 × 10⁵ वाट सेकेंड। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं 860 × 10⁻³ कैलोरी। द लोड्स इन द मेटल कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल ड्राइव्स, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पे। द लोड्स इन अ मेटल कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल ड्राइव्स फॉर अ लिफ्ट ट्रक्स माइन होस्ट एंड एटसेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी। जो हम लोग लोड यूज़ करते हैं, ठीक है, मेटल कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स ड्राइव्स में, वो कौन से रहते हैं हमारे पास, वो रहते हैं हमारे इंटरमिटेंट पीरियडिक ड्यूटी इन द स्टार्टिंग। वो स्टार्टिंग में इंटरमिटेंट पीरियडिक ड्यूटी रहती है उसका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज़ रहती है, कंटिन्यूस, शॉर्ट टाइम, वो डिपेंड करता है हमारा एप्लीकेशन कौन सा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर कुड बी डिटरमाइंड बाय। जो डायरेक्शन रहता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, वो हमारी किससे डिफाइन करते हैं, हमारे राइट हैंड थंब रूल से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर पाएंगे, जो अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग हेल्ड करते तो, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट डज द अबव सिंबल इंडिकेट्स इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिंबल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारा लाइटनिंग अरेस्टर का सेम मैंने ड्रॉ करके बताया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो सिंबल्स है मैं आपको इसका जरूर PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। कैपेसिटर जो है हमारे कैपेसिटर का, वो किससे इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो वो हमारे प्लेट थिकनेस से इन्फ्लुएंस नहीं होता। हालांकि प्लेट एरिया, सेपरेशन और नेचर ऑफ डायलैक्ट्रिक पे डिपेंड करता है, बट वो प्लेट थिकनेस पे उसका कोई भी मैटर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रन विद द हेल्प ऑफ DC सप्लाई। इसमें से कौन सा जो मोटर है वो रन नहीं होता विद हेल्प ऑफ DC सप्लाई, तो वो है हमारा स्क्विरल केज मोटर। शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर हमारे DC सप्लाई से बेसिकली रन होते हैं। तो DC मशीन में भी कुछ डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, जैसे सेपरेटली सेल्फ में भी आपके पास आता है शंट, सीरीज और कंपाउंड। कंपाउंड में आपके पास आता है शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, तो उसमें भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं लाइक कम्युलेटिव डिफरेंशियल्स। ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो DC सप्लाई की हेल्प से शुरू नहीं होती हमारी स्क्विरल केज, क्योंकि AC पे ऑपरेटेड होती है, ठीक है। देखिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 85। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट सेशन में उसको इंक्लूड करा दूंगा या फिर सेपरेटली अगर इफ़ पॉसिबल तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सेशन आपके लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें प्लीज़ बताते हुए चलेगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमें पता कर सकता है कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत आती है, तो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कॉल्ड। जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द डिग्री ऑफ कन्फॉर्मिटी एंड क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट रहती है। डिग्री ऑफ कन्फॉर्मिटी एंड क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और प्रिसीजन मतलब क्या होता है? मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। ये आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन में कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द सर्च टैंक आर यूजुअली प्रोवाइडेड इन द हाई और मीडियम हेड डैश पावर प्लांट्स व्हेन कंसिडरेबली डैश इज रिक्वायर्ड। देखिए हम लोग सर्च टैंक जो यूज़ करते हैं हाई और मीडियम हेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। जब हमारा पावर प्लांट, जब हमारे पेनस्टॉक है वो लॉन्ग रिक्वायर्ड, तो उसको लॉन्ग रहने की ज़रूरत है। दैट मीन्स सर्च टैंक आर यूजुअली प्रोवाइडेड इन हाई एंड मीडियम हेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट व्हेन कंसिडरेबली लॉन्ग पेनस्टॉक इज रिक्वायर्ड। जब हमें लॉन्ग पेनस्टॉक की रिक्वायर्ड रहती है तब हम लोग सर्च टैंक यूज़ करते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखिएगा, ठीक है। हालांकि हमें पता है कि हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्च टैंक की रिक्वायरमेंट रहती है और वहाँ पे हमारा लॉन्ग पेन स्टॉक होता है, बट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि आप कन्फ्यूज हो सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सनॉर गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ओनली व्हेन टू इनपुट्स आर। एक्सनॉर गेट हमारा आउटपुट का प्रोड्यूस करता है जब हमारे दोनों भी इनपुट सेम रहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल आपको पता होना चाहिए 0001 1011 एक्सनॉर की बात की है, तभी यहाँ पे हमारा आउटपुट 1 आएगा। दोनों भी सेम है तो हमारा आउटपुट 1 आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और IEEE ANSI का सिंबल भी आपको काफ़ी बार पूछा जाता है ब्रो। अगर नॉट, यहाँ पे नॉट गेट है तो कुछ इस तरीके से इसका सिंबल आता है, ओके 1x, ये हो गया हमारा इनपुट। इस तरीके से इसका भी सिंबल मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट आप इसको ध्यान में रख सकते हो। और एक्सनॉर का सिंबल पूछा गया तो ये इस तरीके से रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। XOR रहता है तो कुछ इस तरीके से रहता है, अगर XNOR है तो यहाँ पे बबल आ गया, ठीक है। द जनरेशन ऑफ अ पावर इन अ पावर प्लांट हैज़ टू बी कंट्रोल टू मीट द, जो जनरेशन रहती है हमारी पावर में, पावर की पावर प्लांट के अंदर, वो उसको कंट्रोल होना चाहिए टू मीट द डिमांड ऑफ एंड द लोड पावर फैक्टर, डिमांड ऑफ अ लोड ओनली। तो ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, डिमांड ऑफ अ लोड एंड फ्रीक्वेंसी। जो जनरेशन रहती है पावर की पावर प्लांट के अंदर, उसको कंट्रोल किया जाता है टू मीट द डिमांड ऑफ अ लोड एंड अ फ्रीक्वेंसी। लोड की और फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देखिए जो हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस रहता है हमारा, उसका जो हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं AFRC, उसका बेसिकली एक यूनिट आपको पूछा जा सकता है मेगावाट पर हर्ट्ज में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन एन इलेक्ट्रिकल वायरिंग द फ्यूज शुड बी प्लेस्ड। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर फ्यूज कहाँ पे प्लेस होना चाहिए? लाइव और फेज वायर में। तो ध्यान में रखिएगा, लाइव और फेज वायर में हम लोग फ्यूज़ को प्लेस करते हैं, फेज में ही हम लोग उसको फ्यूज़ को प्लेस करते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। न्यूट्रल में हम लोग इसको प्लेस नहीं करते। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम पावर स्टेशन इज कंप्यूटेड एज। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है हमारे स्टीम पावर स्टेशन की, हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हीट इक्विवेलेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू द हीट कंबशन ऑफ अ कोल, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 100/mf into CV, okay. In terms of energy bands the insulators have, in terms of energy band insulator में क्या रहता है, ठीक है। फुल कंडक्शन रहता है, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप रहती है, फुल वैलेंसी बैंड रहता है, या फिर मॉडरेट एनर्जी गैप रहता है। तो उसमें हमारे पास फुल वैलेंस बैंड रहता है, ठीक है, एनर्जी बैंड के अंदर अगर हम लोग इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो, ठीक है। तो जब हमारा कोई भी हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है फॉरबिडन एनर्जी गैप में, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखना होगा कि फुल इंसुलेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फुल वैलेंसी बैंड रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंडक्शन बैंड रहता है और यहाँ पे आपको वैलेंस बैंड रहता है, ठीक है, एनर्जी डायग्राम में देख। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
केमिकल रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आ गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान से अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको काफ़ी बार बताता हूँ, गेस वर्क नहीं करना है। अगर आपको आते हैं केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ के गए होंगे बैटरीज का, हालांकि मैंने एक पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड करा दिया बैटरीज का। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो ही आप इसको मार्क करके आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हेन द लीड एसिड सेल इज रिचार्ज द H2 आयन मूव द कैथोड एंड SO4 आयन गेट्स टू एनोड, द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। लेट V be the terminal voltage and I be the armature current and ISH be the shunt current। IA कौन सा है हमारा, आर्मेचर करंट है, ISH है हमारा शंट करंट, और V है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो पावर जो डिलीवर होगा टू द लोड ऑफ अ सेल्फ एक्साइटेड DC शंट जनरेटर विल बी व्हाट। तो हो जाएगा V मल्टीप्लाइड बाय IA माइनस ISH वाट। करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। शंट जनरेटर की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग जनरेटर की बात करें तो ये हमारा जो आर्मेचर है, ठीक है, इसका जो IA रहेगा इसको शंट को भी देगा, ठीक है, और यहाँ पे लोड पे भी जाएगा IL, ठीक है, इसीलिए हमने इस फॉर्मूला को यूज़ किया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन द सुटेबल साइज ऑफ अ कंटिन्यूसली रेटेड मोटर फॉर द फॉलोइंग लोड कर्व। द लोड हैज़ अ रिपीटेड पैटर्न एवरी 30 मिनट्स। इसका करेक्ट आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, वो है हमारा ऑप्शन बी 51 किलोवाट। देखिए हमारे पास एक सुटेबल साइज ऑफ कंटिन्यूसली रेटेड मोटर है ये इस लोड कर्व के लिए। तो लोड जो रहेगा उसका रिपीटेटिव पैटर्न है 30 मिनट्स के लिए। तो हमें डिटरमाइन करनी है सुटेबल साइज ऑफ कंटिन्यूसली रेटेड मोटर, उसकी साइज़ कितना है इस मोटर की, ये हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इसका तो बेसिकली एक इक्वेशन है, मतलब जो इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक फॉर पर्टिकुलर लिमिट के लिए 0 to 30 मिनट्स के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पी एवरेज को, तब जाके हमारे पास पी एवरेज का वैल्यू आता है 50 किलोवाट, ठीक है। 51 किलोवाट इसका अप्रॉक्सीमेट 50 किलोवाट बेसिकली इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में गिवन है तो बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, पी एवरेज विल बी इक्वल्स टू 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T PdT, ठीक है। इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर पी दैट मीन्स पी एवरेज पावर हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है, जो क्या आता है हमारा 50 किलोवाट। तो उसका टाइम भी गिवन है 30 मिनट्स के लिए, तो जिसमें हमारे पास 0 to 10 के लिए आता है 20, इस टाइप का जो लोड कर्व है इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका भी मैं डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये सेशन थोड़ा क्विक है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया क्योंकि आपको हम लोगों को 150 क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करना था, ठीक है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन डिटेल समझा के चाहिए ना, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर्स को आप कमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं नेक्स्ट सेशन जब भी आपको UPPCL के लिए लाता हूँ तो उसके लिए उसके एंड में मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ सिंगल मोटर ड्राइव्स अ नंबर ऑफ मशीन्स थ्रू अ बेल्ट फ्रॉम अ कॉमन शाफ्ट। एक सिंगल मोटर है हमारी, ठीक है, जो ड्राइव करी नंबर ऑफ मशीन्स को, एक सिंपल बेल्ट है हमारा, बेल्ट ड्रिवन है, ठीक है। सच टाइप ऑफ ड्राइव सिस्टम इज नोन एज, उस टाइप के ड्राइव सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप ड्राइव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपने काफ़ी बार कोई इंडस्ट्रीज़ को विजिट किया होगा, आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, यहाँ पे एक आपका मोटर रहता है, यहाँ पे एक शाफ्ट रहता है, इससे ड्रिवन एक बेल्ट रहता है, यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस रहते हैं, तो हमारे ग्रुप ड्राइव के अंदर आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट द इसेंशियल फीचर ऑफ स्विच गियर। इसमें से कौन सा पॉइंट्स है हमारे रिप्रेजेंट करते हैं फीचर्स ऑफ अ स्विच गियर। वो है हमारी कंप्लीट रिलायबिलिटी, एब्सोल्यूट सर्टन डिस्क्रिमिनेशन, क्विक ऑपरेशन, या फिर प्रोविजन ऑफ फॉर मैनुअल कंट्रोल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस, कंप्लीट रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट सर्टन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ठीक है। स्विच गियर का डिस्क्रिमिनेट कर पाए, या दैट मीन्स क्या कर पाए, एक तो फॉल्ट है या नहीं, ठीक है, दैट मीन्स वो इनकरेक्ट उसने ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स वो डिस्क्रिमिनेट करते आना चाहिए, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्विक ऑपरेशन होना चाहिए, काफ़ी क्विकली ऑपरेट होना चाहिए, प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल, अगर हमें मैनुअल कंट्रोल करना है तो वो भी इसका प्रोविजन होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। Which of the following can be placed near the main board to protect the whole installation। इसमें से मेन बोर्ड पे हम लोग क्या प्लेस करते हैं टू प्रोटेक्ट द वोल इंस्टॉलेशन। ELCB, मेन स्विच, MCB या फिर एनर्जी मीटर। तो ELCB हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। ELCB क्या किसके लिए होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, जो लीकेज करंट रहते हैं उससे हमें ये प्रोटेक्ट कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ machine is 45 degrees centigrade. Calculate the temperature of machines after 1.2 hours
इफ इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर राइजेस 85 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हीटिंग टाइम कॉन्स्टेंट इज 2.4 आवर, कंसिडर द एम्बिएंट टेम्परेचर एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको काफ़ी बार बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 100% एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थीटा टी विल बी इक्वल्स टू थीटा एफ माइनस थीटा एफ प्लस थीटा ए माइनस थीटा आई ई रेज़ टू पावर माइनस 1/t, इस टाइप का इसका इक्वेशन आता है, ठीक है। इसका भी मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। दैट मीन जो टेम्परेचर रहेगा मशीन का आफ्टर 1.2 आवर्स वो कितना है ये हमें फाइंड आउट करना था, तो वो है हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। देखिए मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, आप कंप्लीट 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के चक्कर में एक्यूरेसी को आप बिल्कुल मतलब नज़रअंदाज नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ काफ़ी बार आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में हम लोग जो बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं उसको गलत करके आ जाते हैं, और वही हमें हमारा सिलेक्शन छोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेसी अगर आपका मेंटेन रहता है तो आपको एक्यूरेसी के भी मार्क्स ऐड ऑन हो जाते हैं, और आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो, ठीक है। मान लो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज़ नॉट अ मैंडेटरी, ठीक है। अगर आप 130 भी क्वेश्चन एक्यूरेट सॉल्व करके आपके तो वही आपका सिलेक्शन दिलाता है, और आपको नॉन टेक्निकल सेशन के आपको क्वेश्चन के भी फोकस करना रहता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट है, एक पर्टिकुलर ऑन एन एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूँ कि उसको सारी चीज़ें आती नहीं थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा एक स्ट्रीम है कि इसमें सारी चीज़ें आपको आती है, बट वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हो और किस तरीके से पेपर हैंडल करते हो उस टाइम पे, वही आपको सिलेक्शन दिलाता है। बाकी कोई डिफरेंट सा ऐसा आपको मैजिक रिक्वायर्ड नहीं रहता सिलेक्शन के लिए, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड। इसमें से जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड के होने के लिए कौन सा इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। देखिए हमारा क्या होता है, पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारा 3 फेज 4 वायर का रहता है, ठीक है, 440 वोल्ट्स पे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 101। द इक्विपमेंट दैट इज यूज टू डिस्कनेक्ट द मेन अंडर द नो लोड कंडीशन फॉर सेफ्टी आइसोलेशन एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा हमारा इंसुलेटर है, कौन सा हमारा इक्विपमेंट है, सॉरी टू से, जो कि हम लोग डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं मेंस को अंडर नो लोड कंडीशन के लिए। मैंने काफ़ी बार बताया था नो लोड कंडीशन के लिए हम लोग आइसोलेटर यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन कभी ऐसा पूछा जाता है कि आइसोलेटर हमारा नो लोड ऑपरेटिंग डिवाइस है, ऑन लोड ऑपरेटिंग डिवाइस है, या फिर क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से भी इन्वर्ट करके पूछ सकते हैं आपको। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। The next question is question number 102. The VI characteristics of a DC series generator are given in the following figure. तो इसमें अप्रोप्रिएट लेवल पूछा गया है हमारे तीनों भी प्लॉट्स के लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट जो है हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकंड जो है हमारा वो है हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और थर्ड है हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर DC सीरीज जनरेटर, ओके। If A and B are the logical input for the following circuit, determine the logic relation between the input and the output C. अगर A और B के कुछ लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे हो पा रहे होंगे, ठीक है, तो हमें आउटपुट C का जो है हमें फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा हमारा A और B, ठीक है। ऑप्शन C, दैट मीन्स A और B इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेथड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर AC ड्राइव। AC ड्राइव के लिए हम लोग कौन सी कंट्रोल मेथड प्रिफर नहीं करते जनरली, तो है हमारी फील्ड कंट्रोल मेथड, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और DC ड्राइव के लिए हम लोग ये बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे AC ड्राइव की बात की गई थी। AC ड्राइव में हम लोग V/F स्टेटर पोल्स यूज़ करते हैं चेंज करके, हम लोग सप्लाई वोल्टेज को भी चेंज करते हैं, रियोस्टैट ऐड करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, कास्केड कंट्रोल करते हैं, और स्लिप फ्रीक्वेंसी भी हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। बट DC ड्राइव की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमारे पास फील्ड कंट्रोल रहता है, आर्मेचर कंट्रोल रहता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है वार्ड-लियोनार्ड मेथड है, ठीक है। ये भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ मोटर। सिलेक्शन ऑफ मोटर करते वक्त, मोटर को सिलेक्ट करते वक्त इसमें से कौन से इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली ऑफ द 3 फेज AC सिस्टम आर, ठीक है।
रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे 3 फेज सिस्टम के लिए, वो हमारा 3 to 3.5 kV एंड 16 2/3 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 107। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड सेमीकंडक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज दोज मेटल दैट हैव। एनर्जी बैंड में अगर हम लोग देखिए, सेकंड क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये हमारा है ऑलमोस्ट एन एम्प्टी कंडक्शन बैंड दैट इज ऑलमोस्ट फिल वैलेंस बैंड विद अ वेरी नैरो एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड। देखिए स्टेटमेंट आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसी में आपको आंसर छुपा रहता है। आपको पता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का गैप किसका, इंसुलेटर के लिए कितना रहना चाहिए, कंडक्टर के लिए कितना रहना चाहिए और सेमीकंडक्टर के लिए कितना रहना चाहिए। इस पे स्टेटमेंट पे ही आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोमेशन इज टू कॉज द वर्क सिस्टम टू बी ऑटोमेटिक सच दैट द सिस्टम बिकम्स। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हमारे ऑटोमेशन का, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ एक्टिंग या फिर सेल्फ रेगुलेटिंग या फिर सेल्फ एक्टिंग ओनली। तो ध्यान में रखने की चाहिए सेल्फ एक्टिंग होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए और सेल्फ रिलायंट भी वो होना चाहिए। वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑटोमेशन का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस आर। इस अननोन रेजिस्टेंस का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है इस गिवन नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो अगर हमारा गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पे प्लेस किया गया वो हमारा 0 रेट कर रहा होगा, दैट मीन्स ये बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, P/Q विल बी इक्वल्स टू S/R, ठीक है। इससे हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A 100 watt steam station uses a coal of a calorific value 6400 kilocalorie per kg. थर्मल एफिशिएंसी है 30%, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी 92% भी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट कितना मिलता है हमारे थ्रू केमिकल एनर्जी इनपुट, NO कितना हो जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी, थर्मल एनर्जी हो जाएगी, थर्मल एनर्जी अपॉन केमिकल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय मैकेनिकल एनर्जी अपॉन थर्मल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है पावर प्लांट की वो होती है हमारी N बॉयलर, ईटा बॉयलर मल्टीप्लाइड बाय टर्बाइन मल्टीप्लाइड बाय जनरेटर, ठीक है। इन तीनों इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। बॉयलर एफिशिएंसी क्या है हमारी, वो है हमारी थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। और टर्बाइन एफिशिएंसी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जनरेटर एफिशिएंसी से तो हमारे पास में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास 30% है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी 92%। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.92, ठीक है। तो 0.276, दैट मीन्स इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 27.6% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। विथ रिस्पेक्ट टू द ऑटोमेशन चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑटोमेशन से रिलेटेड हमें रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से चूज करना होगा। इट प्रोवाइड्स बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स, इट डिक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड देयर इज एन रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इट डिक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। Dash is an electromechanical device that consists of an actuator mechanically linked to a set of contacts. When object comes into contact with the actuator, the device operates and the contacts to make the brake and electrical connection. ये हमारा क्या करता है, ये हमारा करता है लिमिट स्विच। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द बिलो पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंट्स के हमारे पास मिनिमम साइज ऑफ केबल विल ड्रॉप, करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड टाइप ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा कंसिडर करता है हमारा स्पेसिफिकेशन जो कि हमारा कंसिडर करना चाहिए हमने वायर को सिलेक्ट करते हुए। तो सारे पॉइंट जो हम लोग कंसिडर करने चाहिए सिलेक्शन ऑफ वायर के लिए। तो केबल्स के लिए बेसिकली आपके पास आता है लो टेंशन केबल आता है अप टू 1000 वोल्ट के लिए, हाई टेंशन केबल आता है अप टू 11 kV के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका सुपर टेंशन केबल जो आता है 22 से लेकर 33 kV के बीच में, ये रेटिंग्स ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो आता है आपका वो आता है 33 से लेकर हमारा 66 kV के लिए, ओके। और आता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, तो वो आता है हमारा बियॉन्ड 132 kV, ओके। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है।
Next question is, let W be the weight per unit length of a conductor, H be the horizontal tension and I be the span length. Then sag in a freely suspended conductor is determined as. तो इसका करेक्ट आंसर हमें क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन सस्पेंडेड रहता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, WL²/8H। एल जो है हमारा वो है स्मॉल, इट्स नॉट आई, इट्स एल, दैट मीन्स WL²/8H। एच जो हो गया हमारी हॉरिजेंटल टेंशन हो जाएगा, ये होता है हमारा सैग। और यही फॉर्मूला है हमारा, जो सैग होता है कंडक्टर में दो इक्वली प्लेस्ड कंडक्टर्स पे, जो हमारा इक्वल पोजीशंस पे रहते हैं हमारे दोनों भी टावर्स, ठीक है। यहाँ पे जो कंडक्टर हमारा सस्पेंडेड रहता है इसका सैग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। काफ़ी बार हमने इसके ऊपर पढ़ चुके थे कि आई रूल्स पे ऊपर एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें से कौन सा आई रूल यूज़ करते हैं हम लोग गार्डिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए, तो है हमारा रूल नंबर 88। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारा सेशन है आई रूल्स 1956, काफ़ी इंपॉर्टेंट और हमने टू द पॉइंट क्वेश्चन से हमने इसमें ऑलरेडी अपलोड करा दिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 116। लोड साइड टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 वायर 440 वोल्ट रहता है हमारा। 4 वायर मतलब एक 3 फेजेस के लिए रहता है और एक वायर हमारा रहता है न्यूट्रल के लिए, ठीक है, 440 वोल्ट के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम लोग कहते हैं, लोड साइड। द ओवरहेड सिस्टम द मैक्सिमम डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस एग्जिस्ट बिटवीन, ओवरहेड सिस्टम में जो मैक्सिमम डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस रहता है वो किसके किसके बीच में रहता है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा है। वो रहता है बिटवीन कंडक्टर एंड द अर्थ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अंडरग्राउंड सिस्टम में ध्यान में रखिएगा इंसुलेशन और कंडक्टर के बीच में रहता है, ठीक है। द यूज ऑफ ऑप्टिकल आइसोलेशन इन द इनपुट मॉड्यूल साइड ऑफ अ कंट्रोलर डिवाइस इज टू, जो ऑप्टिकल आइसोलेशन यूज़ करते हैं इनपुट मॉड्यूल ऑफ अ कंट्रोलर, वो किसके लिए रहता है, टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइस एंड प्रिवेंट द डैमेज टू द प्रोसेसर ड्यू टू लाइन वोल्टेज ट्रांजिएंट। इसके लिए ऑप्टिकल आइसोलेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वोल्टेज ट्रांजिएंट उस मॉड्यूल को अफेक्ट ना कर सके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमारे कब ऑकर होते हैं, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। वो हमारे होते हैं ड्यू टू इंसुलेशन ब्रेकडाउन बिटवीन वन ऑफ द फेजेस एंड अर्थ। लाइन टू ग्राउंड, दैट मीन्स लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट तभी होता है अगर हमारा इंसुलेशन ब्रेकडाउन होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट इज अबाउट, ओवरऑल एफिशिएंसी स्टीम पावर प्लांट की कितनी होती है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। वो होती है हमारी 29%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्टीम पावर प्लांट की मैं आपको बता देता हूँ, स्टीम पावर प्लांट की होती है अराउंड 28 to 35%, ठीक है। और न्यूक्लियर की होती है हमारी 40 to 45% का, डीजल का होता है 35 to 42% के बीच में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 121। द लॉ दैट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक चॉइस ऑफ अ कंडक्टर साइज, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज हमें डिफाइन करता है केल्विन्स लॉ। आपको मैंने काफ़ी बार बताया था केल्विन्स लॉ का कुछ इस तरीके से होता है, जो हो गया हमारे टोटल एनुअल कॉस्ट, ये हो गया हमारा एनुअल एनर्जी कंडक्टर का कॉस्ट, और ये हो गया हमारा एनुअल एनर्जी लॉस। इसके बीच में आपका इस तरीके से आता है। इस एक्स एक्सिस पे हमारा आता है कंडक्टर एरिया और उस वाई एक्सिस में आता है हमारा एनुअल कॉस्ट। ये हमें बताता है केल्विन्स लॉ, इकोनॉमिकल चॉइस ऑफ कंडक्टर। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एसी। यहाँ पे देख सकते हो, एक नोटिस कर रहे हैं हम लोग, नॉट ट्रू वाले स्टेटमेंट आपको काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछे गए, ठीक है। दैट मीन्स आपको चारों भी स्टेटमेंट्स पढ़ना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो नॉट ट्रू की बात करें तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी बता देता हूँ। ड्यू टू स्किन इफेक्ट एसी सिस्टम इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन डिक्रीज, वो ऐसा डिक्रीज नहीं होता, वो इंक्रीज होता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका। स्किन इफेक्ट के कारण जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल के ऊपर एक क्वेश्चन, अभी 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया आएगा अभी तक का, ठीक है। व्हाट डज द अबव सिंबल इंडिकेट्स इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्राइंग में ये जो सिंबल गिवन है किसके लिए है, ये सॉकेट आउटलेट है 5 एम्पियर्स का, ठीक है। अगर 15 एम्पियर्स का रहता तो ये पूरा फिल्ड रहता था, ठीक है। ऐसा रहा तो 15 एम्पियर्स का हो गया, ठीक है। 13 एम्पियर्स का है तो ये कुछ इस तरीके से रहता है,
इस तरीके से डबल यहाँ पे सेमी सर्कल्स रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और इलेक्ट्रिक बेल का भी काफ़ी बार पूछ जाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल का रहता है, न्यूट्रल कंडक्टर का इस तरीके से आपको सिम्बॉल्स ध्यान में रखेंगे। ये सॉकेट आउटलेट है 5 एम्पियर्स का, और अगर फील्ड है तो ये 15 एम्पियर्स का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 124। एक्टिव मटेरियल फॉर लीड एसिड सेल्स आर। लीड एसिड सेल के लिए कौन सा हमारा एक्टिव मटेरियल रहता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। वो है हमारा लीड पेरोक्साइड, स्पंज लीड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द टर्मिनल ऑफ अ लॉन्ग शंट जनरेटर की बात करें, वो हम लोग टर्मिनल वोल्टेज किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसका फॉर्मूला पूछे है। वो है हमारा V इज इक्वल टू EG माइनस I इंटू RS, ठीक है। लॉन्ग शंट दैट मीन्स क्या होता है, इसमें सीरीज पे रहता है, एक आर्मेचर भी रहता है और यहाँ पे हमारी शंट फील्ड भी रहती है लॉन्ग शंट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। द SF6 सर्किट ब्रेकर आर प्रिफर्ड फॉर द सबस्टेशन विथ। SF6 सर्किट ब्रेकर हम लोग प्रेफर करते हैं जिस सबस्टेशन में हमारा वोल्टेज रहता है 220 kV का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ अ फ्यूज इज डिटरमाइंड एज। फ्यूजिंग फैक्टर फ्यूज का कैसे डिफाइन करते हैं, फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128। In a 25 kVA transformer has a 500 turns on a primary and 50 turns on a secondary winding. The primary is connected to a 3000 volt 50 Hz supply. Find the full load primary and secondary current. Full load primary and secondary current हमें find out करने का बोल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास 25 kVA का ट्रांसफार्मर है, ओके। तो V1 का वैल्यू है हमारे पास 3000 वोल्ट, ओके। N1 का वैल्यू है हमारे पास 500 टर्न्स है, ओके। N2 का वैल्यू है हमारे पास 50 टर्न्स, तो ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा 25,000 विल बी इक्वल्स टू V1 इंटू I1 हो जाएगा, ठीक है। V1 है हमारे पास 3000 वोल्ट, ठीक है। दैट मीन्स I1 का वैल्यू हो जाएगा 25,000 अपॉन 3000 विच विल बी इक्वल्स टू 8.33 एम्पियर्स, करेक्ट। और हमारा प्राइमरी करंट 8.33 एम्पियर्स आ गया, और सेकेंडरी करंट को हम निकाल पाएंगे 25,000 kVA रेटिंग V2 इंटू I2। V2 का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 300 वोल्ट्स के लिए, ठीक है, ओके। क्योंकि आपको पता है N1 अपॉन N2 विल बी इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, ठीक है। तो इससे आप लोग V2 फाइंड आउट कर पाएंगे, इसका 300 वैल्यू आता है, ठीक है। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 300 विल बी इक्वल्स टू 83.3 एम्पियर्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा प्राइमरी करंट, ये हो गया हमारा सेकेंडरी करंट, ठीक है। उस टर्न्स रेशियो से आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको V1 गिवन है, N1 गिवन है और N2 गिवन है, तो इससे आप V2 आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी। इसमें से सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, कौन से मटेरियल की होती है, वो होती है मेरी कॉपर की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, और वो होती है 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। पर मीटर नहीं रहता है, डायरेक्टली ओम मीटर ही रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू द लिक्विड फ्यूल्स विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए सेम इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट पूछा गया, लिक्विड फ्यूल से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स लिक्विड फ्यूल लीव वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऐश आफ्टर बर्निंग एज कम्पेयर टू द सॉलिड फ्यूल। ये ऐसा गलत है। आपको पता है कि सॉलिड फ्यूल जैसे अगर हमारा कोल उसको बर्न करते हैं, इसको जलाते हैं, तो उसका ऐश क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, लिक्विड का ज़्यादा रहता है, तो ऐसा नहीं है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस टाइप के लॉन्ग लेंथी क्वेश्चंस आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। आपको एक बार पढ़ के देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है करके, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू द लिक्विड फ्यूल, ये तो हमने अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनलिटीज इज नॉट पॉसिबल इन द PLC ड्यूरिंग द रन मोड। रन मोड के टाइम पे हम लोग कौन सी फंक्शनलिटीज पॉसिबल नहीं होती हैं, तो हम अलाउज यू टू परफॉर्म प्रोग्राम एंट्री एंड एडिटिंग। हम लोग एडिट नहीं कर पाते जब हमारा PLC रन मोड पे है, क्योंकि वो जो हमने ऑलरेडी प्रोग्राम उसमें फिट कर दिया है उसके बेसिस पे वो काम करते रहता है, तो उसमें हम लोग एंट्री और एडिटिंग नहीं कर पा सकते। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको PLC के बेसिस पे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 132। द टिपिकल वोल्टेज वैल्यू ऑफ अ ट्रांसफार्मर दैट कनेक्ट्स द जनरेटर आउटपुट टू द ग्रिड इज। टिपिकल वोल्टेज वैल्यू कितनी है जब हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्ट करता है टू द जनरेटर आउटपुट फ्रॉम
फ्रॉम जनरेटर आउटपुट टू द ग्रिड, वो होता है हमारा 11 kV बाय 132 kV। ये मैंने ऑलरेडी आपको कल ही समझा दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सारे वोल्टेज लेवल को भी डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 133। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हैज अ लार्ज कैपेसिटेंस इफ सच लाइन इज ओपन सर्किटेड और कनेक्टेड टू वेरी लाइट लोड। काफ़ी बार हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन एट रिसीविंग। आपको मैं एक शॉर्ट में इसका समरी बताता हूँ। एक हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है जिसका लार्ज कैपेसिटेंस है, ठीक है। अगर हमारे एक एंड पे, रिसीविंग एंड पे लाइन ओपन सर्किटेड है या फिर एक लाइट लोड से कनेक्टेड है, तो उस केस में हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है रिसीविंग, और वो होता है हमारा ड्यू टू फेरेंटी इफेक्ट के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये चारों भी आपको के कंडीशन है, स्किन इफेक्ट, कोरोना और फेरेंटी, आपको पढ़ के जाना होगा। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंड कॉस्ट ऑफ अ टैरिफ ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लायर। कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे टैरिफ के, इलेक्ट्रिक सप्लाई के? वो है हमारा ऑप्शन ए, स्टैंडिंग चार्जेस दैट आर डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट एंड रनिंग और ऑपरेटिंग चार्जेस दैट आर प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी लो रेजिस्टेंस विच इज लेस देन 1 ohms कुड बी मेजर्ड यूजिंग। लो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए हम लोग केल्विन्स ब्रिज ये यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, लेस देन 1 ohms है तो, ठीक है। तो अगर आपका रेजिस्टेंस 1 है, 1 ohms या फिर लेस देन 1 है, तो हमारा लो रेजिस्टेंस में आता है। 1 ohm से लेके हमारा 100 किलो ohms के बीच में तो मीडियम में आता है, और अबाव 100 किलो ohms रहा तो आपका हाई रेजिस्टेंस में आता है। रेजिस्टेंस की कंपैरिजन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग केल्विन ब्रिज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्विचेस इज यूज टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ लिक्विड विद इन द टैंक, ठीक है। इसमें से कौन सा स्विच हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ लिक्विड विद इन अ टैंक? तो उसके लिए हम लोग फ्लोट स्विच यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, देखिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन से एक चीज़ याद आई, ठीक है। आपको पता है आपके घर में जो हाउस होल्ड में टैंक्स रहती है, ओवरहेड टैंक्स, इसमें भी आजकल लेवल डिटेक्टर्स रहते हैं। ऑटोमेटिक जो आपका मशीन है वो शुरू या फिर बंद होता है, ठीक है। तो उसमें भी ये फ्लोट स्विच यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज टू डेवलप डैम्पिंग टॉर्क इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन सी मेथड हम लोग यूज़ नहीं करते टू डेवलप द डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। एडी करंट, स्प्रिंग कंट्रोल या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। इसमें से स्प्रिंग कंट्रोल हम लोग डैम्पिंग टॉर्क के लिए यूज़ नहीं करते। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द हाइट फॉर द लाइट पॉइंट्स फॉर एंड द जंक्शन बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर लेवल शुड बी। मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेप क्वेश्चन पूछ रहा था, तो होना चाहिए 1.5 मीटर्स टू 2.5 मीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। हाइट कितना होनी चाहिए लाइट पॉइंट और जंक्शन बॉक्सेस की फ्लोर लेवल से? वो होनी चाहिए 1.5 मीटर से लेके 2.5 मीटर्स के बीच में। Next, an important question is the Laplace transform of u of t is equals to 1, u of t is greater than or equals to 0, u of t is equals to 0 for t less than 0 is। आपको मैं बता दूँ लैपलास ट्रांसफॉर्म को आपको जो बेसिक्स फॉर्मूलेज एक बार पढ़ के जाने होंगे एग्जामिनेशन से पहले। u ऑफ t का वैल्यू है 1, तो इसका ये वैल्यू आता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है 1/s। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको e raised to power at u ऑफ t पूछा जाता है तो वो आता है हमारा 1/s+1। अगर ये प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस रहता है। इस टाइप के जो बेसिक्स फार्मूले ध्यान में रखिए। कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी का आता है तो आपका s/s² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के जाना होगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करने होंगे एग्जामिनेशन के लिए, एक एक क्वेश्चंस आपको कलेक्ट करना होगा उसके अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वेराइटी ऑफ इसमें सिलेबस है, आपको हर एक क्वेश्चंस को टू द पॉइंट, जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको नोट्स बना के उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फॉर द फॉलोइंग ट्रांसमिशन सिस्टम हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक्चुअली क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है आई गेस। इसमें से कौन से ट्रांसमिशन सिस्टम का ऐसा चाहिए था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन सिस्टम हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी। कौन से सिस्टम के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी रहता है, तो वो है हमारा डायरेक्ट ड्राइव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट फॉर एस्टेब्लिशिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में अगर हमें मैग्नेटिक सर्किट में अगर मैग्नेटिक फील्ड का एस्टेब्लिश करना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी मस्ट बी स्पेंड
दो नो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट, हमें एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी बट लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं रहती है, ठीक है। अगर हमें मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिज्म फील्ड प्रोड्यूस करना लगा तो यहाँ पे एक कोड लगा देंगे, इसको कॉइल ये करके इसमें स्विच यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे देंगे, इससे हम लोग मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डीसी मोटर द कम्यूटेशन इज यूज टू, डीसी मोटर में कम्यूटेशन हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, टू कन्वर्ट डीसी करंट सप्लाई टू एसी करंट इन द आर्मेचर करंट, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर, टू कन्वर्ट डीसी करंट फ्रॉम सप्लाई टू एसी करंट इन आर्मेचर कंडक्टर। डीसी मोटर की बात की आप, डीसी जनरेटर में कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। Let L be the inductance of the system, C be the capacitance, I be the instantaneous value of current, V the instantaneous capacitor voltage, which appears across the breaker when it opens. The prospective voltage or arc voltage is determined by, यह हमें क्वेश्चन पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, V इज इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ LC, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज फॉर न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर फ्रॉम द गिवन लिस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दैट मीन्स न्यूट्रल वायर 1 and 3, ठीक है, 1 and 3, दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर दैट इज अर्थड एट द सबस्टेशन एंड अनबैलेंस करंट फ्लो थ्रू इट, ये करेक्ट हो जाएगा। अर्थ वायर क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स इट इज अ सॉलिड अर्थ एट अ सबस्टेशन एंड इट ओनली फॉल्ट करंट फ्लोज थ्रू इट। अर्थ वायर के लिए सेकंड एंड 4 हो जाएगा और न्यूट्रल के लिए फर्स्ट एंड 3, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर अ सिंगल लेयर 18 स्लॉट 2 पोल 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डी का वैल्यू हमें पूछा गया है, ओके, वो होता है हमारा साइन ऑफ एम गैमा 2 बाय एम साइन गैमा बाय 2, ठीक है। तो m का क्या होता है स्लॉट्स पर पोल मल्टीप्लाइड बाय फेज, ठीक है। तो p हो गया हमारा नंबर, ये हो गया हमारा पाई इंटू पी अपॉन एस, पी हो गया नंबर ऑफ पोल्स, एस हो गया नंबर ऑफ स्लॉट्स, तो m का वैल्यू हो जाएगा हमारा 18/2 इंटू 3 विल बी 3, गैमा का वैल्यू आ जाएगा हमारा 20 डिग्री, ठीक है। तो के डी का हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हो जाएगा हमारा साइन 3 इंटू 20/2/3 साइन 20/2, ठीक है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री अपॉन 3 साइन ऑफ 10 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। द आर्मेचर कोर इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेड विद द हेल्प ऑफ, आर्मेचर कोर जो रहता है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन से, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो हमारा लैमिनेटेड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल से बनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंबल। देखिए सिंबल्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, सिंबल्स फॉर अ सिग्नल लैम्प इन एन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग फ्रॉम द ऑप्शन, सिग्नल लैम्प के लिए यहाँ पे कौन सा सिंबल हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिग्नल लैम्प, ये इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन ए। द इनवर्स लैपलेस, देखिए मैंने आपको बताया था लैपलास ट्रांसफॉर्म्स के बेसिक फार्मूलाज आपको एक बार पढ़ के जाने होंगे, ठीक है। यहाँ पे इनवर्स पूछा गया है सेम 1/s+1 का, तो क्या हो जाएगा e⁻t - t, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। अगर हमें माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस रहना चाहिए था e⁻t के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। The electric switch to control any electrical equipment will act as a, an electric switch to control any electrical equipment will act as a on-off controller, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर, जो कि 25 को पूछा गया था। तो कट ऑफ करंट इन द फ्यूज डिपेंड्स अपॉन, कट ऑफ करंट फ्यूज में किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है हमारे करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज पे, वैल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव करंट पे, और असिमेट्री ऑफ अ फॉल्ट करंट पे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। तो ये थे गाइस आज के हमारे 150 क्वेश्चंस। मैंने ट्राई किया कि आपको जल्दी से जल्दी जितना क्विकली आपको क्वेश्चंस कवर हो सके उतना मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आई थी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे चलेगा। जो भी मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपको सेशन बताए थे यूपीपीसीएल जे के लिए, वो आपको
जाके देखने होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक पे। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारे दोनों जी के चैनल को, नॉन टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप क्लिक कर सकते हो। जो सेशन से मैंने आपको प्रोवाइड किया यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा फॉर द PDF। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।